हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सर्टेन्स इंप्रूवमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब तक हम 175 सवाल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 176 से कंटिन्यू करेंगे। सवाल आपके सामने, स्ट्रेट अवे आते हैं सोल्यूशन पे। लिखा है नॉनदलेस मैनी एंड ओल्ड पोएट्स सच एज टेनिसन एंड ब्राउनिंग केप्ट देयर रोमांसेस टू द एंड। अंडरलाइन पोर्शन नहीं है, उसकी जगह पे यहाँ ब्रैकेट दे दिया गया है। आप मानकर चलेंगे कि ये पूरा पोर्शन जो यहाँ लिखा है वो अंडरलाइंड है। ठीक है, तो समझते हैं सेंटेंस को। पहले लिखा था कि नॉनदलेस मैनी एंड ओल्ड पोएट्स, बहुत सारे ऐसे पुराने पोएट्स थे। फॉर एग्जाम्पल टेनिसन और ब्राउनिंग। ये जो सच एज है ना, ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो लिखा है सच एज टेनिसन एंड ब्राउनिंग हैज केप्ट। अब बात को समझना है, यहाँ का सब्जेक्ट क्या था? लिखा था मैनी एंड ओल्ड पोएट्स, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? पोएट्स बनेगा। ओल्ड क्या होगा? इसके लिए एडजेक्टिव होगा। ठीक है, मतलब हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? पोएट्स है। जब हम पोएट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो यहाँ तो जो हेल्पिंग वर्ब लिखा गया था वो लिखा गया था हैज, और जो मेन वर्ब लिखा गया था वो लिखा गया था केप्ट। तो अब जल्दी से बता दो, क्या ये हैज सही है? क्योंकि हम पोएट्स की बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल है, ऑब्वियसली वो सही नहीं है। इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट तो आंसर नहीं हो सकता। हम ढूंढ रहे हैं कोई भी ऐसा एक ऑप्शन जिसमें प्लूरल लिखा हो। लिखा था मैनी एंड ओल्ड पोएट्स हैज, मैनी एंड ओल्ड पोएट्स हैज, तो उसी लॉजिक से हम इसको भी एलिमिनेट करते हैं। आंसर कौन सा होगा भाई साहब? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सवाल था। 77 पे बढ़ेंगे। लिखा है कि हिज शूज वर सोक्ड फ्रॉम वॉक थ्रू द ड्यू। अंडरलाइन पोर्शन है सोक्ड फ्रॉम वॉक। सबसे पहले समझते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पे देखना आप लिखा हुआ था वर सोक्ड। ठीक है, वर क्या है? बी का फॉर्म। सोक्ड क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब है ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। अब एक बात बताओ, सोक मतलब होता है गीला होना, तो वो ना ड्यू से चलकर आया है इसलिए उसके जूते गीले हो गए। अब बताना कि जूते ने किसी को गीला किया, या ये जो गीले होने का काम है, ये जो एक्शन, उसका रेसिपिएंट ये शूज है। ऑब्वियसली इसका रेसिपिएंट ये शूज है, जिसका मतलब है हम लोग जिससे डील कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से हम डील कर रहे हैं, वो वाला सब्जेक्ट इसका डूअर नहीं, इसका रिसीवर है। रिसीवर इसका मतलब पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो यहां पे वर्ड सोक तो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, आ जाओ ऑप्शन पे। पहले में लिखा हुआ है सोक्ड, दूसरे में लिखा हुआ है सोक। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने प्रूव किया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में होने के लिए बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। ध्यान दीजिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो यहां सोक लिखा हुआ है, वर्ब का पहला फॉर्म है, नहीं हो सकता। नो इंप्रूवमेंट हो सकता है। आगे लिखा हुआ है सोक्स, वर्ब का पांचवा फॉर्म है, नहीं हो सकता। हमें V3 चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में क्या डिफरेंस है, तो अब देखना, यहां लिखा हुआ था फ्रॉम वॉक, और ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ था फ्रॉम वॉकिंग। क्या ये वाला रूल आपको याद आ रहा है? मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है कि किसी भी सेंटेंस में आप जब प्रीपोजिशन लिखते हो और उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब हमेशा जेरेंड फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? जेरेंड फॉर्म में होना चाहिए। जिसका मतलब वॉक होगा कि वॉकिंग होगा? ऑब्वियसली वॉकिंग होगा। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ये गलत है क्योंकि यहां पे वॉक लिखा हुआ था। 78 पे आते हैं। लिखा है कि इफ प्रॉपर ट्रीट द वुंड शुड हील विद इन अ फ्यू वीक्स। कि अगर ठीक से इलाज किया जाए ना, तो जो घाव है, वुंड का मतलब घाव होता है, जो घाव है वो कुछ हफ्तों में भर जाना चाहिए। तो लिखा है कि इफ प्रॉपर ट्रीट, इफ प्रॉपर ट्रीट। बात को समझना, ये ट्रीट क्या है? वर्ब है। ये प्रॉपर क्या है? ये एडजेक्टिव है। मेरी मत मानो, यूज कर लो सेंटेंस में, बार बार बोलता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये ना एक प्रॉपर रिजल्ट आया है। अभी पहले वाला तो यूं एम ही था, ये वाला प्रॉपर रिजल्ट है। तो रिजल्ट क्या है भाई? नाउन है। कैसा रिजल्ट आया है? प्रॉपर रिजल्ट आया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहां से हमने प्रूव किया कि ये ट्रीट जो था ये वर्ब था, प्रॉपर जो था वो एडजेक्टिव था। अच्छा, अब अगर ये एक एडजेक्टिव है तो सेंटेंस में इसका काम होना चाहिए किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। पर क्या हमारे सेंटेंस में ऐसा कोई नाउन या प्रोनाउन का कंटेंडर है जिसको हम यहां पे क्वालिफाई करेंगे? मुझे तो नहीं दिख रहा। इसका मतलब यह है कि यहां पे प्रॉपर नहीं होना चाहिए। मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बोल रहा था कि अगर ट्रीटमेंट ठीक तरीके से किया जाए, अगर उसका इलाज सही ढंग से किया जाए। इसका मतलब ये जो प्रॉपर वर्ड है ये किसके लिए आ रहा था? ये ट्रीटमेंट के तरीके के लिए आ रहा था। ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर था जो कि यहां पे आया था कि कैसे काम करना है भाई, तो ढंग से काम करना है। इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडजेक्टिव ऑफ मैनर नहीं है। तो हमें इसे एडवर्ब बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं? प्रॉपर के आगे एलवाई लगा दो,
क्या बन जाएगा, प्रॉपरली बन जाएगा। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे प्रॉपरली लिखा हुआ, यहां प्रॉपर लिखा हुआ था, आंसर नहीं हो सकता। नो इंप्रूवमेंट में प्रॉपर लिखा हुआ था, आंसर नहीं हो सकता। अब देखो यहां लिखा है प्रॉपरली ट्रीटेड, प्रॉपरली ट्रीटमेंट। अच्छा, ट्रीटमेंट तो नाउन हो जाएगा, और फिर हमने यहां चेप दिया है एडवर्ब, तो फिर से तो वही वाला एरर हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 179, लिखा है कि बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल whom are part of the cricket crowds, some of who are presumably born in England। लिखा है कि ऐसे यंग लोगों का क्या जो कि क्रिकेट के भीड़ के हिस्से हैं, और माना ऐसा जा रहा है, प्रिजम्बली का मतलब होता है कि जब आपने कुछ अज्यूम कर लिया, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो लोग इंग्लैंड में पैदा हुए। आइए इसमें एरर ढूंढते हैं। पहले ये देख लेते हैं ना कि इसमें गलती क्या है, तो सुधारने में बहुत आसानी होगी। लिखा हुआ है बट व्हाट ऑफ द यंग पीपल हुम आर पार्ट। क्या आपको ये वाली बात याद है कि हु एक सब्जेक्ट होता है और हुम एक ऑब्जेक्ट होता है? क्या ये वाली बात आपको याद है? आपने ये प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा होगा, जहां से भी आपने क्लासेस किए। तो हु क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, राइट। अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, देखना जहां पे जिसको मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, लिखा है कि हुम आर पार्ट ऑफ, आगे की बात जो भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आर जो हेल्पिंग वर्ब आया है, इसका सब्जेक्ट कौन है, ऑब्वियसली आप बोलोगे कि हुम होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं हुम तो सब्जेक्ट होता ही नहीं, हुम तो ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ेंगे, लिखा है कि सम ऑफ हु। अभी जस्ट मैंने आपको ये सिखाया था कि हु एक सब्जेक्ट है, हुम एक ऑब्जेक्ट है, और हर प्रेपोजिशन अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेता है। ये बात हमने कितनी बार डिस्कस की है कि हर प्रेपोजिशन अपने बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेगा। क्या ऑफ एक प्रेपोजिशन है? डेफिनेटली। क्या इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा? 100%। इसका मतलब यहां पे हु होगा कि हुम होगा? तो भैया हुम होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी। तो हुआ क्या है कि हुम के जगह पे हमें हु चाहिए, क्योंकि यहां एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। हु के जगह पे हमें हुम चाहिए, क्योंकि यहां पे एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। आओ वो वाला ऑप्शन ढूंढते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। लिखा था कि हु आर पार्ट ऑफ द क्रिकेट क्राउड, सम ऑफ हु। सम ऑफ हु नहीं चाहिए, सम ऑफ हुम चाहिए। नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता, अभी मैंने प्रूफ किया वो गलत है। यहां हुम आर पार्ट ऑफ लिखा हुआ है, हमें यहां पे हु आर पार्ट ऑफ होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं होगा। ये हो सकता है, एक ही ऑप्शन बचा है, चेक कर लो। यहां पे हु है, यहां पे हुम है, यही होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 180 पे। लिखा कि देयर हैज बीन अ नोटिसिएबल फॉल इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। लिखा है कि एक बहुत ही मतलब क्या क्या कहते हैं उसे, नोटिस करने लायक, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा, मैं वो वर्ड ही भूल गया था मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाला एक डाउनफॉल हुआ है, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं उनमें, मतलब पहले जो बहुत हाई संख्या थी अब वो बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि देयर हैज बिन अ नोटिसिएबल फॉल। फॉल क्या है यहाँ पे, नाउन है। देखो फॉल का मतलब गिरना भी होता है, ये वर्ब भी होता है, ठीक है। नाउन भी होता है, इसका मतलब गिरावट भी होता है। मुझे कैसे पता चला यहाँ पे वर्ब जैसा यूज हो रहा है, सॉरी नाउन जैसा यूज हो रहा है? सपना तो नहीं आया था, कहां से पता चला? मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे अ लिखा हुआ है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ए एन और द ये आर्टिकल्स एक नाउन के लिए आते हैं। अब नोटिसिएबल तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसके लिए तो आ नहीं रहा था, फिर किसके लिए आ सकता है? फॉल के लिए आ सकता है। इसका मतलब ये क्या होगा? नाउन होगा। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था? नोटिसिएबल एडजेक्टिव होता है। नोटिसिएबल का मतलब होता है जिसे आप नोटिस करो। तो कैसी गिरावट आई है? भारी गिरावट आई है, ऐसी गिरावट है जिसे आप नोटिस करो। इसका मतलब ये गिरने का तरीका बता रहा है, गिरावट का तरीका बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है। तो ये वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब हमें क्या कंस्ट्रक्शन मिल रहा है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और उसके लिए एक नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया, तो ठीक बात तो लग रहा है। आ जाओ ऑप्शन देखते हैं। लिखा कि देयर हैज बिन अ नोटिसिएबल फॉलिंग, फॉलिंग वर्ब हो जाएगा। फिर ये हमें यहां से अ हटाना पड़ेगा, क्योंकि अ रखने का मतलब ही, और देखो ये अंडरलाइन नहीं था, इसका मतलब यह है कि अ रखने का मतलब ही है कि आपको एक नाउन चाहिए आगे। फॉलिंग वर्ब हो जाएगा, फॉलिंग वर्ब हो जाएगा, फॉल्स वर्ब हो जाएगा, नहीं चाहिए। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया सवाल था। 181, साइंटिस्ट हैव प्रेडिक्टेड दैट द कल्टीवेशन ऑफ राइस विल बी अफेक्टेड सीवियर। अफेक्टेड यहां का वर्ब का फॉर्म है, उसके बाद लिखा हुआ है सीवियर, जो कि एक एडजेक्टिव होता है। मेरे बोलने पे मत जाना, यूज करके देख लो, बार बार बोलता हूं। मान लो मैं कह रहा हूं कि सीवियर मेजर्स लेने पड़ेंगे, है ना, बहुत ही सीरियस स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मेजर्स क्या है भाई? नाउन है। SEIS लगा के प्लूरल करो तो वो क्वालिटी नाउन की होती है,
इसका मतलब ये वाला नाउन है। कैसे मेजर्स उठा रहे हैं हम? स्ट्रिक्ट मेजर्स उठा रहे हैं, सीवियर मेजर्स उठा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम सेंटेंस को देखें तो ये सीवियर एडजेक्टिव था, अफेक्टेड यहां का वर्ब था। अब जरा समझना बात, ये सीवियर आ क्यों रहा है? क्या लिखा हुआ था कि साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है कि जो कल्टीवेशन है राइस का, उस पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, उस पे बहुत सीरियस असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये जो सीवियर आ रहा है ये साइंटिस्ट के लिए आ रहा है क्या? नहीं, ये अफेक्टेड के लिए आ रहा है। कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे अफेक्ट होगा, आप बोलो सर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अफेक्टेड मतलब है असर पड़ेगा। मैंने पूछा क्या माइल्ड असर पड़ेगा, आपने बोला नहीं सर सीवियर असर पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि असर पड़ने के लिए आ रहा है, अफेक्टेड के लिए आ रहा है। तो भैया जब अफेक्टेड के लिए आ रहा है जो कि एक वर्ब था, तो अगेन हमें एक एडवर्ब की जरूरत है ना, तो इसे हमें एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई साहब, एलवाई लगा लेंगे और क्या बना लेंगे? सीवियरली। क्या बना लेंगे? सीवियरली। तो हो जाएगा अफेक्टेड सीवियरली। अच्छा यहां पे लिखा हुआ था अफेक्ट सीवियर, नहीं हो सकता। नो इंप्रूवमेंट में सीवियर था, नहीं हो सकता। इफेक्टिंग सीवियरली, इफेक्टिंग नहीं होता, अफेक्ट वर्ब होता है, इफेक्ट नाउन होता है, पहले क्लासेस में कवर कराया है। अफेक्टेड सीवियरली आंसर होगा। ठीक है, जिन बच्चों को याद नहीं है पर लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, इफेक्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रभाव, अफेक्ट उसका वर्ब होता है जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना। देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 182 पर आएंगे। लिखा है डैड सेड दैट शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वॉज अ बिट मोर केयरफुल। लिखा है डैड ने कहा कि वो बहुत अच्छी बहन बनती अगर वो थोड़ी सी केयरफुल होती तो। क्या देख के आपको लग रहा है यहां कंडीशनल है? मुझे देख के लग रहा है कंडीशनल है, क्योंकि मुझे यहां पे लग रहा है, कैसे पहचान रहा हूं ध्यान देना, यहां पे मैंने वुड हैव बीन देखा जो कंडीशनल के स्ट्रक्चर में आता है, फिर मेरी नजर गई इफ पे, और फिर मुझे लगा कि ये अनरियल वाली बात की जा रही है कि अगर वो ज्यादा केयरफुल होती, इसका मतलब वो नहीं है अभी केयरफुल, तो मैं कह रहा हूं अगर वो ज्यादा केयरफुल होती तो वो एक ज्यादा अच्छी बहन बनती। इसका मतलब अनरियल वाली बात है। अनरियल वाली बात है तो हम यहां पे क्या यूज कर सकते हैं? वर यूज कर सकते हैं। आ जाओ, लिखा है कि शी वुड हैव बीन, यहां पे देखना वॉज लिखा हुआ था, नो इंप्रूवमेंट होगा। क्या आपको याद आ रहा है? अगर मैं शेर होता, अगर मैं चीता होता, इफ आई वर अ टाइगर, इफ आई वर अ चीता, है ना? तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता, यहां पे वॉज लिखा हुआ था, फिर तो ये सब्जेक्टिव मूड बनेगा ही नहीं अगर मैं उसको वॉज लिखा हुआ छोड़ दूंगा तो। आगे बढ़ेंगे, शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वर जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, हो सकता है। लेकिन इसमें देखना दैट भी लिखा हुआ था, जबकि दैट यहां अंडरलाइंड है क्या? अंडरलाइंड नहीं है। इसका मतलब क्या बनेगा? देखो, डैड सेड दैट शी वुड हैव बीन, ये दैट एक्स्ट्रा क्यों लिखा है भाई? नहीं चाहिए। शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वर जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, हो सकता है। शी वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट सिस्टर, देखो यहां पे अ ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, इसके पहले द लगता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरा, इफ शी वॉज लिखा हुआ था, वर होना चाहिए, नहीं हो सकता आंसर। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब जिन बच्चों ने रट के पढ़ा है उनके दिमाग में तुरंत ही आएगा कि सर अभी भी तो गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां पे भी अनरियल बातें होती हैं वहां पे वुड प्लस बेस फॉर्म लगता है, तो इसको वुड भी होना चाहिए था, वुड हैव बीन नहीं। एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा मिक्स्ड कंडीशनल्स का। मिक्स्ड कंडीशनल वो होता है जिसमें आप दो चीजों को एक साथ लिख सकते हो, वो सेकंड और थर्ड कंडीशनल अमूमन होते हैं। जिसका मतलब यह है कि वो पहले के वक्त पे, बीते हुए वक्त पे वो एक अच्छी बहन होती अगर वो आज थोड़ी केयरफुल होती, मतलब दोनों का टाइमलाइन डिफरेंट है। हालांकि यहां पे ऐसा कोई कुछ लिखा नहीं है, पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो अपने मन से कुछ ऐड भी नहीं कर सकते, जो लिखा है उसमें से चुनना है। तो अभी जो लिखा है इसका यही सीधा सीधा मतलब निकल के आ रहा है कि मिक्स्ड कंडीशनल का सवाल है, जिसमें ये पास्ट की बात है और ये वाले प्रेजेंट की इच्छा है। आपने जहां से भी पढ़ा होगा एक बार नोट्स पलट के देख लेना, जो भी टीचर से आपने पढ़ा है वो उन्होंने पढ़ाया होगा आपको मिक्स्ड कंडीशनल्स। 183 पर आएंगे, लिखा है द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन स्टडी इंक्रीजिंग। देखो एक ही तरह का सवाल ना बार बार पूछा जा रहा है, तो मैं बहुत वक्त इस पर नहीं दूंगा। लिखा है द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड होम्स हैज बीन, सबसे पहले देखो एक रूल यहां से रिवाइज हो जाएगा तो मैं उसको लिख देता हूं। द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, इसको नोट कर लोगे, नहीं पता है तो। द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। सो क्या लिखा है? द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, नाउन सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब की बात करो, सिंगुलर वर्ब लिख दे रहा हूं यहां पे। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड द होम्स हैज बीन, हैज बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन पे आ जाओ, हैज, हैड, नो इंप्रूवमेंट, हैव नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हैज बीन स्टीडी इंक्रीजिंग, स्टीडी इंक्रीजिंग, राइट। अच्छा ये स्टीडी क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये इंक्रीजिंग क्या है? ये वर्ब है। अब आप खुद बता दो, क्या हमें एडजेक्टिव चाहिए था? नहीं, स्टडी मतलब होता है लगातार, तो हम लगातार बढ़ने की बात कर रहे थे, ये इंक्रीजिंग का मैनर शो कर रहा था।
तो जब ये इंक्रीजिंग का मैनर शो कर रहा था तो हमें तो एक एडवर्ब चाहिए ना। फिर कैसे बना सकते हैं एडवर्ब भाई साहब? हम एडवर्ब बना सकते हैं एलवाई लगा के, जिसका मतलब है स्टेडी नहीं होगा, क्या होगा? स्टीडीली। क्या होगा? स्टीडीली। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 184 पे पढ़ेंगे। लिखा है कि आई डिडंट हैव टाइम्स टू वॉच द होल मूवी। देखो टाइम एक अनकाउंटेबल कमोडिटी है, ठीक है। जब आप समय की बात करते हो तो ये अनकाउंटेबल होता है, आप वहां पे टाइम का टाइम्स नहीं कर सकते, तो नो इंप्रूवमेंट हट गया। आई डिडंट हैव टाइम्स टू वॉचिंग, टू के बाद तो बेस फॉर्म लगता है, गलत है। टू वॉच्ड, टू के बाद तो बेस फॉर्म लगता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सवाल। 185 एडवर्ड टू इज ट्रेजिक देन सम अदर प्लेस बाय द ड्रामेटिस्ट। एडवर्ड टू जो है वो बहुत ज्यादा दुखद है अगर हम कंपेयर करें और जो ड्रामेटिस्ट है उनके प्लेस को। तो लिखा हुआ है कि एडवर्ड टू इज ट्रेजिक देन। देखो यहां पे देन का इस्तेमाल किया गया जिसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री है ये। आई एट लीस्ट ट्रेजिक एज लीस्ट ट्रेजिक एज, ठीक है, उतना कम ये दुखद है जितना कि बाकी। तो फिर यहां लिस्ट मत लिखिए, फिर यहां पे लेस लिखिए, क्योंकि लीस्ट जो है वो लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे फॉर्म चलता है? लिटिल, लेस, लीस्ट। तो ये तो नहीं हो पाएगा। यहां लिखा था एडवर्ड टू इज ट्रेजिक देन। ट्रेजिक देन मतलब मोर ट्रेजिक देन, लेस ट्रेजिक देन, कंपैरिजन है ना, तो कोई ना कोई कंपैरेटिव वाली डिग्री तो लगानी पड़ेगी। यहां तो लिखा हुआ नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एडवर्ड टू इज द मोस्ट ट्रेजिक सम अदर प्लेस, कोई सेंस है? नहीं, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही गलत हो जाएगा। एडवर्ड टू इज लेस ट्रेजिक देन, ये आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 186 पे पढ़ेंगे। लिखा है ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज नॉट मोर पॉपुलर देन सम अदर बिजनेस मैगजीन्स इन द यूएस। देखना यहाँ पे देन का इस्तेमाल किया गया, मतलब हम फिर से कॉम्पैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। मोर लगा हुआ है, मोर का इस्तेमाल कॉम्पैरेटिव डिग्री के लिए होता है, तो ये देखने में तो ठीक ही लग रहा है। आते हैं, लिखा है कि ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक इज द मोस्ट पॉपुलर देन। कंस्ट्रक्शन गलत है ना, क्योंकि मोस्ट तो सुपरलेटिव होता है, फिर हम देन का इस्तेमाल क्यों करेंगे? कंपेयर कर रहे हो तो मोर बोलो। इज एज मोर पॉपुलर देन, देखो एज का जो कॉम्बिनेशन है वो एज के साथ है, तो फिर हम यहां पे देन कैसे लिखेंगे? एज और देन एक साथ नहीं हो सकता। ब्लूमबर्ग बिजनेसमैन इज सो पॉपुलर देन सम अदर। सो का इस्तेमाल किसी चीज की इंटेंसिटी को बताने के लिए किया जाता है, आप नॉर्मली कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं करते इसको। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। 187 ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक फॉर द लास्ट 2 hours बट कुडंट फाइंड इट। लिखा हुआ है कि वो अपनी किताब में देख रहा था पिछले 2 घंटे से, लेकिन वो नहीं ढूंढ पाया। अब समझना, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने शायद एक एरर में बताया था आपको। लिखा हुआ ही वॉज लुकिंग इन टू हिज बुक, वो अपने किताबों में देख रहा था पिछले 2 घंटे से, पर वो नहीं ढूंढ पाया। किताबों में देख रहा था, नहीं ढूंढ पाया, शायद वो किताब ढूंढ रहा था जो वो नहीं ढूंढ पाया, आप ये कहना चाह रहे थे। तो जब कोई चीज कोई ढूंढता है तो उसको लुक फॉर कहा जाता है ना, लुक इनटू तो नहीं कहा जाता। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? ये फ्रेजल वर्ब है, कई बार पढ़ाया मैंने। इसका मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। टू इन्वेस्टिगेट, आई एम लुकिंग इनटू द मैटर, जिसका मतलब मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। यहां लिखा हुआ था लुकिंग डाउन ऑन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। लुक डाउन ऑन या अपॉन, इसका मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, है ना, किसी भी व्यक्ति को अपने से छोटा फील कराना। टू मेक सम, टू फील समवन इंफीरियर, टू फील समबडी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंफीरियर। लुक अबव हिज बुक, कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है। लुकिंग फॉर हिज बुक, ये आंसर होगा। इसका मतलब होता है ढूंढना, खोजना किसी भी चीज को। तो अपनी किताबें ढूंढ रहा था, किताबें खोज रहा था पिछले 2 घंटे से। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टू टेक केयर। फॉर एग्जाम्पल आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रहा हूं। तो यह किताबों की देखभाल की तो बात नहीं हो रही थी, ढूंढने की बात हो रही थी। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जितने फ्रेजल वर्ब्स आए थे मैंने यहां पे लिख दिए। 188 पिंटू हैज बीन एडवाइज्ड टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। देखो ये अगेन वो वाला क्वेश्चन है, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि बहुत बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट एसएससी इस तरीके से पूछती है कि उसमें कुछ गलत नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है अगर इस वर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आप सब्स्टिट्यूट करके लिखोगे, मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब पुरजोर कोशिश करनी है कि मीनिंग ना बदले। तो क्या लिखा हुआ है कि पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर। पिंटू को एडवाइस किया गया है कि वो स्मोकिंग छोड़ दे अपने फैमिली डॉक्टर के द्वारा। यहां पे रिड्यूस के लिए क्या लगेगा? कट डाउन, लेस डाउन, लोअर डाउन, अप डाउन। सिर्फ एक फ्रेजल वर्ब है यहां पे, कट डाउन। कट डाउन ऑन समथिंग का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना।
किसी चीज की इंटेंसिटी कम कर देनी। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कटिंग डाउन ऑन शुगर, विच मीन्स मैं जो इतना चीनी खाता हूं मैं उसकी संख्या कम कर रहा हूं, तो उसको कट डाउन कहा जाता है। अगला, नाविका इज सुपर्ब एंड इंप्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। फिर से वही वाली बात है कि सुपर्ब और इंप्रेसिव के लिए अगर आपको कोई वर्ड लगाना हुआ तो आप क्या लगाओगे? आप स्प्लेंडेड लगाओगे, आप ब्रिलियंट लगाओगे, आप डैजलिंग लगाओगे, आप विविड लगाओगे। तो भैया आंसर है कि ब्रिलियंट होगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर सब में। स्प्लेंडेड और डैजलिंग ऑलमोस्ट सेम चीज होता है। इसका मतलब होता है लुक वाइज अगर कोई बहुत अच्छा दिख रहा हो ना तो आप उसको स्प्लेंडेड बोलते हो या डैजलिंग बोलते हो। कोई परफॉर्म कर रहा है, किसी ने डांस किया, बहुत अच्छा किया, तो आपने देखा होगा जजेस को बोलते हुए कि स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस है, जिसका मतलब बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो कोई चीज जो बहुत बेहतरीन है उसको स्प्लेंडेड या डैजलिंग कहा जाता है व्हेन इट परसीव्स योर आईज, मतलब जब आप आंखों से देख के बोल रहे हो कि बहुत सुंदर है, उसको स्प्लेंडेड या डैजलिंग बोलते हैं। जब आप इंटेलेक्चुअली बात करते हो, किसी का दिमाग बहुत अच्छा है ना, कोई कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, किसी की मेंटल अवेयरनेस बहुत अच्छी है, तो उसको ब्रिलियंट कहा जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लास की बात की जा रही थी तो ब्रिलियंट ही बोलेंगे। अगला, विविड। विविड का मतलब होता है क्लियर, जिसको ल्यूसिड या ट्रांसपेरेंट भी कहा जाता है। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल क्लियर हो ना उसको विविड कहते हैं। जैसे मान लो आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल क्लियर लग रहा है तो आप बोलेगे सर यू हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन विविडली, आपने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ जी, जितनी बातें मैंने बोली वो यहां लिखी हुई है, पीडीएफ में पढ़ लेना। 190, आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। ठीक है, कि मैं पेरिस गया रेगुलरली। अब देखो यहां पे ना दो तीन चीजें हो सकती थी, मैं जैसे सोच रहा हूं वैसा समझना। मैं क्या कह रहा हूं कि लिखा हुआ है आई वेंट टू पेरिस रेगुलरली। रेगुलरली से मिलता जुलता क्या है इसमें से? वो है भैया ऑफन, प्रायः, कि आई वेंट टू पेरिस ऑफन, मैं प्रायः आपके पेरिस जाता था। पर ऐसे ही क्वेश्चंस चैलेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे यस्टरडे भी दे दिया गया और यहां पास्ट टेंस था, तो कुछ बच्चे यस्टरडे को मार्क कर देंगे, जो गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है क्योंकि ऑफन का आमतौर पर जो पोजीशन होता है, यह हर बार नहीं होता, ठीक है, आमतौर पर इसका जो पोजीशन होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, या फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ऑफन और मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑफन विजिटेड द प्लेस, मैं प्रायः उस प्लेस पे जाया करता हूं या जाता रहा। तो क्या लिखा? आई हैव ऑफन विजिटेड द प्लेस। तो ऑफन का पोजीशन ना आमतौर पर लास्ट पे नहीं होता, पर मैं हमेशा नहीं बोल रहा, मैं आमतौर पर बोल रहा हूं। तो आंसर ये भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। दोनों में से किसी को भी मार्क अगर किसी ने किया हो तो उसको मार्क्स मिल गए होंगे। ठीक है, मेरे से अगर पूछोगे कि मैं मतलब हैंड्स ऑन हार्ट आंसर क्या होना चाहिए था, मेरे हिसाब से यस्टरडे होना चाहिए था। ऑफन का पोजीशन गलत है सेंटेंस में। ठीक है, मेरे हिसाब से। 191 पे आएंगे। The new shop that opened last week are hardly sufficient stocks of the products that it advertised about। लिखा है कि जो नई दुकान खुली है पिछले हफ्ते उसके पास sufficient stock नहीं है, क्योंकि यहां पे hardly वर्ड का यूज किया गया है कि उसके पास hardly sufficient stock है जितना वो बोल रहा है। कि उसने प्रचार कर दिया कि भैया आइए, मतलब 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, जब लोग लेने गए तो पता चला दुकान में स्टॉक ही नहीं। तो क्या लिखा हुआ है? द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक आर हार्डली। सबसे पहले यहां पे तो न्यू शॉप लिखा हुआ है तो आर नहीं होगा भाई साहब, है ना। आज ऑप्शन पे लिखा था द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक हार्डली हैडंट। देखो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा, हार्डली भी नेगेटिव है और हैड नॉट भी नेगेटिव है, तो ये तो नहीं हो सकता। द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक। यहां पे हैड का इस्तेमाल क्यों किया गया है? यहां पे हैड का इस्तेमाल पोजीशन दिखाने के लिए किया गया है। जैसे बोलते हैं ना मेरे पास एक घड़ी थी, आई हैड अ वॉच। ये हैड का मतलब क्या है? के पास, जो पोजीशन दिखाने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था? जो नई दुकान है जो पिछले हफ्ते खुली है, द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक हार्डली हैड सफिशिएंट स्टॉक। उसके पास बहुत मुश्किल से काफी स्टॉक थे प्रोडक्ट्स के, बहुत मुश्किल से उसके पास कुछ स्टॉक्स थे प्रोडक्ट्स के। तो ये तो ठीक लग रहा है। अगला लिखा हुआ है कि द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक हार्डली इज हैविंग। ये कंस्ट्रक्शन ही गलत है। अगर आप हार्डली को लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे? इज हार्डली हैविंग। दूसरा, हैव का हैविंग नहीं होगा यहां पर, राइट। हमने पढ़ा है हैव का हैविंग नहीं होता जब तक आप कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करो। पोजीशन के केस में नहीं यूज कर सकते, ये भी गलत हो जाएगा। लिखा है इज हैड, इज हैड तो ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन ही गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 192, अबू सेड दैट ही सॉ द पिक्चर, राइट। सेड मार्क करना, ये पास्ट टेंस में है। तो क्या लिखा हुआ है? अबू ने कहा कि उसने पिक्चर देखी है। ऑप्शंस पे आते हैं, नो इंप्रूवमेंट नहीं है, ध्यान देना। लिखा कि ही हैड सीन द पिक्चर, नहीं हो सकता क्योंकि सेड पास्ट था तो इसका भी पास्ट होना जरूरी है।
ही विल हैव, पास्ट होना जरूरी है, ही वुड हैव, ये आमतौर पर कंडीशनल में लगाया जाता है, पढ़ा है हम सबने थर्ड कंडीशन में। यहां तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि अबू सेड दैट ही वुड हैव सीन द पिक्चर। अगला है अबू सेड दैट ही हैड सीन द पिक्चर, ये सबसे सटीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सिंपल सवाल था। 193 फाइनली हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रेसी। लिखा हुआ है कि फाइनली यहां पे कुछ एग्जांपल्स है पैसेजेस के और उनके प्रेसी के। आ जाइए चेक करते हैं। लिखा है फाइनली हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स बाय पैसेजेस, नहीं, एग्जांपल किसी चीज का उदाहरण होना इज कॉल्ड एग्जांपल ऑफ, है ना, कि ये उसकी ब्रेवरी का एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हिज ब्रेवरी, तो ऑफ लगता है, बाय नहीं लगता, ये तो सरासर गलत है। अगला फाइनली हियर आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पैसेजेस एंड देयर प्रीसीड, मैंने आपको कई दफा देयर और देयर के बीच का डिफरेंस समझाया है, फिर से समझा रहा हूं। ये देयर का मतलब होता है वहां, ये देयर का मतलब होता है उनका, ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये कहीं कहीं प्रोनाउन होता है, कहीं कहीं एडवर्ब होता है, राइट। जब भी आप देयर को यूज करोगे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला, तो जरूरी है कि इस देयर के बाद कोई ना कोई नाउन होना चाहिए जिसके ऊपर आप पोजीशन दिखा रहे हो। यहां पे प्रेसी नाउन था जिसके ऊपर हम पोजीशन देयर लगा के दिखा रहे थे, तो फिर ये THERE कहां से आ गया, पैसेजेस और वहां प्रेसी, कोई सेंस नहीं है। अगला ऑफ पैसेजेस एंड देयर, फिर से देखो यहां देयर लिखा हुआ है, तो आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज हाउ यू एलिमिनेट ऑप्शंस, ऑप्शन एलिमिनेट करने से बहुत आसानी से बन जाएगा। अगला वी लिव इन अ पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ 120 मिलियन पीपल, हम एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं 120 मिलियन लोगों के। देखो पॉपुलेटेड ना हालांकि यूज तो किया जाता है, पर अगर कभी भी आपके ऑप्शन में पॉपुलस दिया रहे तो भरी आबादी के जगह के लिए पॉपुलस ज्यादा सटीक टर्म है। फिर से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, भरी आबादी की जगह के लिए, जहां पे आप ये कहना चाहते हो कि यहां की आबादी बहुत ज्यादा है, वहां के लिए पॉपुलस टर्म ज्यादा सटीक है पॉपुलेटेड टर्म से। दोनों के बीच में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ जी साहब डिफरेंस है। क्या डिफरेंस समझते हैं? पॉपुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहां पे बहुत बड़े संख्या में लोग पाए जाते हो, मतलब वहां का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो। ये एम्फेसाइज करता है डेंसिटी और साइज ऑफ द पॉपुलेशन को। फॉर एग्जांपल इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। पॉपुलेटेड का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे आप लोगों की बात कर रहे हो, इसमें आप ये नहीं बताना चाहते कि संख्या बहुत ज्यादा है। बेसिकली किसी जगह पे लोगों के रहने को पॉपुलेटेड कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, फिर से सुनो, बहुत बड़ी आबादी को पॉपुलस कहा जाता है, जबकि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने को पॉपुलेटेड कहा जाता है। एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, द आइलैंड इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, मतलब आइलैंड में बहुत छोड़ छोड़ के लोग रह रहे हैं। तो यहां पे पॉपुलेटेड का मतलब बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, यहां पॉपुलेटेड का मतलब है लोगों का रहना, एग्जिस्टेंस वाली बात है, वहां पे पॉपुलेटेड यूज किया जाता है। हालांकि हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश में बहुत बड़ी जनसंख्या को पॉपुलेटेड कह देते हैं और बचपन से हमने यही कहा है, ठीक है। पर अगर कभी ऑप्शन में पॉपुलस हो तो ऑलवेज प्रीफर पॉपुलस। यहां पे वही लिखा हुआ था कि हम एक ऐसी कंट्री है जहां 120 मिलियन आबादी है, तो उसे पॉपुलस बोलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 195 पे आते हैं। लिखा है कि लास्ट बिफोर ईयर सर्ली गॉट वेरी गुड ग्रेड्स। क्या कहना चाह रहा था कि पिछले साल के पहले वाला साल, फॉर एग्जांपल अभी हम 2025 में है, अगर हम 2023 के बारे में बोलना चाहें तो देखो 2024 के बारे में तो बोलेंगे तो लास्ट ईयर बोल देंगे, लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहता हूं 2023, तो सवाल है मैं क्या बोलूंगा फिर? तो भैया उसे ईयर बिफोर लास्ट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? ईयर बिफोर लास्ट, है ना, विच मींस एक साल छोड़ के दूसरा साल, बीता हुआ दूसरा साल, उसको ईयर बिफोर लास्ट कहा जाता है। आ जाओ ऑप्शन पे, द लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर, द ईयर बिफोर लास्ट आंसर होगा। नहीं पता है तो उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो यहां पे वही कहना चाह रहा था कि जो पिछले से जो बीत गई साल उसके पहले वाले साल में शर्ली के अच्छे ग्रेड्स आए थे। 196 ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस्ड टू गुड एक्टर्स इन दैट ईयर। लिखा कि ऑस्कर जो है वो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है एक्टर्स को उस साल में। या कोई भी अवार्ड के लिए आप इंट्रोड्यूस टर्म थोड़ा ना यूज करोगे, ये तो गलत है। देख लो ऑप्शन में कहीं नो इंप्रूवमेंट लिखा हुआ भी नहीं था। अच्छा, आप अवार्ड को रिवॉर्ड करोगे क्या? रिवॉर्ड का मतलब इनाम होता है, अवार्ड को रिवॉर्ड कैसे करोगे? अवार्ड को अटैच कैसे करोगे? अवार्ड को नॉमिनेट कैसे करोगे? नॉमिनेट लोगों को किया जाता है, अवार्ड को नहीं किया जाता। यहां विच किसके लिए आ रहा था? अवार्ड के लिए आ रहा था।
क्या बोला जाता है कि ऑस्कर वो प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसे लोगों को दिया जाता है। तो ये जो विच आ रहा है इसका एंटीसीडेंट अवार्ड है। तो अवार्ड किसी को एक साथ अटैच नहीं होगा, अवार्ड किसी को नॉमिनेट नहीं करेगा या अवार्ड को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। एक ही आंसर बचता है, अवार्ड किसी को अवार्ड किया जाएगा। दूसरा, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे बेस्ट का इस्तेमाल किया गया था, इसके पहले द लगना चाहिए था। तो अगेन वो एग्जांपल है जहां पे चारों में से कोई ऑप्शन एकदम सटीक नहीं है, हमें सबसे नजदीक वाला ढूंढना है, वो कौन सा होगा? आंसर नंबर सी होगा। 197 पे बढ़ेंगे। लिखा है कि व्हेन आई रीच्ड होम लेट आई फाउंड माय चिल्ड्रन वेटिंग ऑन मी। जब मैं घर बहुत देर पहुंचा, मैंने देखा कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर इंतजार कर रहे हैं। मेरे ऊपर इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो दैट इज वेटिंग फॉर मी। ये तो बहुत ही सिंपल है, वेटिंग फॉर द बस, वेटिंग फॉर द क्लास, वेटिंग फॉर द टीचर, वेटिंग फॉर माई ब्रदर, ऐसे बोलते हैं। तो फॉर लगना चाहिए, वेटिंग विथ, बाय, अबाउट, फॉर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों वाला सवाल। 198 पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सम्स हैड यू सॉल्व सो फार? अंडरलाइन पोर्शन है हैड यू सॉल्व सो फार। हमने कितनी बार ये चीज पढ़ा है, मैंने कितनी बार आपको कहा है कि हैज, हैव और हैड के बाद V3 आता है। आइए ऑप्शन पे, नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सॉल्व लिखा हुआ था, सॉल्व्ड होना चाहिए था। हाउ मेनी सम्स आर यू सॉल्विंग सो फार? देखो सो फार का मतलब होता है अब तक, है ना। अगर यहां पे राइट नाउ लिखा होता तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस लगा सकते थे, पर यहां लिखा हुआ है अब तक। क्या हम कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे? क्या आपने कभी ऐसा बोला है कि हाउ आर यू टीचिंग सो फार? आप अब तक कैसे पढ़ा रहे हो? नहीं, हाउ हैव यू टॉट सो फार? आपने अब तक कैसे पढ़ाया है। सो फार का मतलब है काम खत्म हो चुका, परफेक्ट टेंस में लिखाएगा, ये तो नहीं हो सकता। राइट नाउ लिख देंगे तो कॉन्टिन्यूअस ठीक है। हाउ मेनी सम्स हैव यू सॉल्व्ड सो फार हो सकता है। हाउ मेनी सम्स डू यू सॉल्व सो फार? फिर से देखो सो फार वाली बात हो जाएगी। डू यू सॉल्व तो हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। यहां पे अगर रेगुलरली लिखा होता, ऑफन लिखा होता तो हम डू यू सॉल्व कर सकते थे, पर यहां सो फार लिखा हुआ है, अब तक लिखा हुआ है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। आंसर क्या होगा? हैव यू सॉल्व्ड। होपफुली क्लियर है क्वेश्चन। 199, रीता विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ शी वुड हैव बीन प्रमोटेड। मस्त सवाल। एसएससी फिर से गांजा फूक के बैठी है। क्या है देखो, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं। लिखा है कि रीता विल नेवर हैव चेंज्ड हर जॉब इफ शी वुड हैव। ये तो खुद में ही आंसर गलत है भाई, कि इफ के बाद कभी भी विल वाला फॉर्म नहीं लगता। पता नहीं इसको कैसे आंसर, मतलब कैसे क्वेश्चन सेट किया हुआ है। चलो अब कर दिया तो कर दिया, मान के चलते हैं हैड लिखा हुआ है, वही एक उपाय बचता है क्योंकि यहां पे जो लिखा हुआ है पास्ट में है। तो पास्ट में इसका मतलब थर्ड कंडीशनल होगा, तो यहां भी पास्ट होना चाहिए, तो विल तो नहीं हो सकता। शुड नेवर हैव, वुड नेवर हैव, शैल नेवर हैव प्रेजेंट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड कंडीशनल था, हालांकि ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। 200, द आर्ट हिस्ट्री टीचर वॉज सैक्ड आफ्टर शी वर थॉट टेकिंग स्कूल सप्लाईज। लिखा हुआ है कि आफ्टर शी वर थॉट, ध्यान देना, लिखा हुआ है शी वर थॉट, बी प्लस V3, मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस। इसका मतलब सब्जेक्ट रिसीवर है, जिसका मतलब हो जाएगा कि जो आर्ट हिस्ट्री टीचर है उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उन्हें सैक कर दिया गया जब उन्हें सोचा गया स्कूल सप्लाई से लेते हुए। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता। आ जाओ। When she was wondered, जब उन्हें सोचा गया। When she was dumped, जब उन्हें फेंक दिया गया। When she was caught, जब उन्हें पकड़ लिया गया। When she was enlightened, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, बच्चों वाला सवाल। आप किसी टीचर को कब निकाल दोगे स्कूल से? जब वो स्कूल सप्लाईज चोरी कर रहा था और किसी ने पकड़ लिया। तो आंसर क्या होगा? When she was caught, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। द बैंकर वॉन्ट मी नॉट टू बी केयरलेस फ्रॉम माई ATM कार्ड। बैंकर ने मुझे वॉर्न किया कि आप अपने ATM कार्ड से केयरलेस मत हो जाओ। ATM कार्ड से केयरलेस मत हो जाओ या ATM कार्ड को लेके केयरलेस मत हो जाओ। तो आंसर क्या होना चाहिए कि द बैंकर वॉन्ट मी नॉट टू बी केयरलेस विथ माई ATM कार्ड। अपने ATM कार्ड को ठीक से रखो, उसके साथ केयरलेस मत हो जाओ। बिसाइड मतलब होता है कि बगल में, विथ अक्रॉस इस पार से उस पार, ऑन। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नॉट टू बी केयरलेस विथ। सिंपल सवाल है। सेंटा क्लॉज स्टेज एट द नॉर्थ पोल व्हेन ही इजंट आउट डिलीवर गिफ्ट्स फॉर क्रिसमस। एक नोट डालना और लिखना आउट प्लस जिरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल। बेसिकली
इन अदर वर्ड्स आउट के बाद वी प्लस आईएनजी आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज आउट प्लेइंग हिज फेवरेट स्पोर्ट. मतलब वो बाहर गया हुआ है. क्यों बाहर गया हुआ है? अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलने के लिए. आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब यहां पे आउट लिखा ना, लिखने का तरीका है ये, तो इसके बाद आईएनजी वाला वर्ड आना चाहिए. आते हैं इस पे. लिखा है कि सेंटा क्लॉज स्टेज एट द नॉर्थ पोल व्हेन ही इजंट आउट डिलीवर गिफ्ट्स फॉर. आउट डिलीवर नहीं, आउट डिलीवरिंग होना चाहिए. राइट? ऑप्शन पे आते हैं. आउट टू डिलीवरिंग गलत है. डिलीवरिंग तो था, पर फिर यहां टू क्या कर रहे हैं? आउट डिलीवरिंग हो सकता है. नो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता. आउट डिलीवर कुछ नहीं है. आउट ऑफ डिलीवर. आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. ऑफ प्रीपोजिशन उसके बाद बेस फॉर्म नहीं आ सकता. 203. द इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस इन चूजिंग द राइट जॉब फॉर हर. अगर आप थोड़े से भी स्ट्रीट स्मार्टनेस रखते हो तो ये क्वेश्चन आप एक सेकंड में बना देते. कैसे? लिखा है द इंटर्न शुड टेक अ राइट चॉइस इन चूजिंग द राइट जॉब. ध्यान दीजिएगा, द लिखा हुआ है. ठीक है, राइट के पहले, क्योंकि ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होता है. इसके पहले द लिखा हुआ है. यहां पे इसके पहले अ लिखा हुआ है. बोलो सही होगा? जब तुम एक ही एडजेक्टिव दो जगह पे यूज कर रहे हो तो एक बार आर्टिकल द और एक बार आर्टिकल अ कैसे होगा? ये अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब द तो निश्चित है कि सही है, तो फिर अ क्यों लिख रहे हो? द होना चाहिए. काटो. अ अ अ द आंसर होगा. ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है. आप अगर और दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हैं भाई साहब, कि आप जब भी किसी चॉइस के बारे में बात करोगे तो उसके लिए टेक या मेक दोनों वर्ड आता है. ठीक है, यहां पे ये गलत है. आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो. ठीक है. हालांकि इस क्वेश्चन में आंसर बी भी हो सकता था, अगर आप इस बात को इग्नोर कर दो कि ये एब्सोल्युटली, ये अपने आप में एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है और ये अपने साथ द लेता है. अगर आप इस बात को इग्नोर कर दो तो आप मेक को भी आंसर कर सकते थे. मेरे हिसाब से आंसर डी है और ये क्वेश्चन डेफिनेटली चैलेंज हुआ होगा, जिसमें बी भी आंसर हो सकता था, डी भी आंसर हो सकता था. मार्क्स दोनों को मिले होंगे. ठीक है. जब मैं ये बोलता हूं तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर आप बोलते हो कि आंसर सी है पर एसएससी ने बी मार्क किया, हम कौन सा मार्क करें? सिंपल जवाब है, आप दोनों में से कुछ भी मार्क कर दो. जब एसएससी की गलती है ऑप्शन सेट करने में तो मार्क्स मिलेंगे आपको. तभी तो वो बार बार बोलता है ना चैलेंज करो, क्योंकि उसको भरोसा है अपने ऊपर कि मैंने गलत क्वेश्चन सेट किया है, तो वो बोलेगा ही डेफिनेटली. अगला, ओल्ड पीपल अक्वायर एक्सपीरियंस थ्रू एज. ठीक है, देखो एक्सपीरियंस ना अक्वायर करने की चीज नहीं होती. अक्वायर मतलब होता है हासिल करना. आप अनुभव हासिल नहीं करते. हिंदी में अगर मैं बोलूं तो आप अनुभव पाते हो. इंग्लिश में आप अनुभव हमेशा गेन करते हो. यू ऑलवेज गेन एक्सपीरियंस. जो भी थोड़ा बहुत रीडिंग करता है वो ये बात समझता है कि यू ऑलवेज गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम समथिंग. तो सही वर्ड जो है वो गेन है. आ जाओ ऑप्शन पे. ओल्ड पीपल अक्वायर एक्सपीरियंस नहीं होगा. ओल्ड पीपल गॉट एक्सपीरियंस, ओल्ड पीपल डेवलप्ड एक्सपीरियंस, ओल्ड पीपल एक्सपीरियंस थ्रू एज, ये तो कोई सेंस ही नहीं है. ओल्ड पीपल गेन एक्सपीरियंस. आंसर नंबर डी. अच्छा, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर ये तो नहीं पता चलेगा एग्जाम में, या ये नहीं याद आएगा एग्जाम में. कोई बात नहीं, ग्रामर से बना लो. ग्रामर से बता देता हूं. क्या आपको इसको पढ़ के नहीं लगा कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक जनरल फैक्ट है, कि जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो उम्र के साथ साथ अनुभव प्राप्त करते हैं. इसका मतलब ये जनरल फैक्ट है. अच्छा, जनरल फैक्ट तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखाता है कि नहीं? जरा ऑप्शन देखो तो. गॉट पास्ट टेंस, डेवलप्ड पास्ट टेंस, एक्सपीरियंस्ड पास्ट टेंस, गेन प्रेजेंट टेंस. आंसर होगा. आप ऐसे भी बना सकते थे. 205 पर आएंगे. लिखा है कि ऑफन वी आवरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इल हेल्थ. ये यहां का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. सब्जेक्ट यहां पे वी है. तो क्या लिखा हुआ है कि ऑफन वी देमसेल्व्स. यार वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स थोड़ी होता है. वी योरसेल्फ नहीं होता. आवर सेल्फ बोल के कुछ नहीं होता. प्लूरल है तो आवर सेल्व्स ही होता है, आवर सेल्फ कुछ नहीं होता. जिसका मतलब ये भी गलत है. तो आंसर कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी है. 206 पे बढ़ेंगे. यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क विदाउट सम फार्दर डिले. देखो, फार्दर का मतलब होता है दूर. एक टर्म होता है फर्दर, जिसका मतलब होता है आगे, और वाले सेंस में. ठीक है. तो क्या लिखा हुआ है कि यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क, आपको अपना काम शुरू करना चाहिए बिना और देरी किए, बिना आगे बढ़ाए, बिना आगे की देरी किए. ठीक है. विच मीन्स हम लोग जो बोल रहे हैं वो फर्दर का सेंस बोल रहे हैं, फार्दर का नहीं.
फार्दर डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। हम लोग तो उसकी बात नहीं कर रहे, इसका मतलब फार्दर तो नहीं होना चाहिए, तो ये तो गलत है। यहां भी फार्दर लिखा हुआ है, गलत है। यू मस्ट स्टार्ट योर वर्क विदाउट मच फार डिले। फार डिले, फार मतलब होता है दूर, दूर की देरी किए बिना, नहीं कोई सेंस नहीं है। विदाउट एनी फर्दर डिले, कि हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 207, आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग, ठीक है। देखो अर्न अ लिविंग एक इडियम है जिसका मतलब होता है रोजी रोटी कमाना, रोजी रोटी कमाना मतलब बेसिकली पैसे कमाना, उसको अर्न अ लिविंग कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है कि आई एम वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अर्न अ डिसेंट लिविंग। आज ऑप्शन पे, इन ऑर्डर टू बाइंग अ डिसेंट लिविंग, ये कोई इडियम नहीं है। अर्निंग अ बेटर लिविंग, ठीक है। यहां बेटर क्यों बोलेंगे भाई, किसी से कंपेयर कर रहे हैं क्या हम लोग, नहीं। इन ऑर्डर टू परचेज अ रेप्यूटेड लाइफ, ये कोई इडियम नहीं है। इडियम तो अर्न अ डिसेंट लिविंग है या अर्न अ लिविंग है बेसिकली, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। यही बी में भी लिखा था पर यहां बेटर कर दिया था, जो कॉम्परेटिव डिग्री में था। किससे कंपेयर कर रहे हैं पता नहीं, तो बेटर नहीं लिख सकते। Why did you take this toy along the child? तुम बच्चे को इस खिलौने के साथ क्यों ले गए हैं। आप यहां पे टेक बोल रहे हो, टेक मतलब होता है किसी से लेना, तो आप शायद ये बोलना चाह रहे थे कि तुमने बच्चे से खिलौना क्यों लिया। तो जब आप बच्चे से कुछ ले रहे हो तो उसको तो फ्रॉम बोलोगे ना, सेपरेशन के लिए तो फ्रॉम यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, व्हाई डिड यू टेक दिस टॉय फ्रॉम द चाइल्ड। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रॉम द चाइल्ड। ये सब बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फियरी क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो फियरी का मतलब होता है गुस्से से भरा, फुल ऑफ एंगर। तो क्या कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो एक फियरी क्वेश्चन बन गया दिन का, जिसका मतलब एक बहुत ही गुस्से से भरा सवाल बन गया है दिन का। अब हमसे पूछा गया है कि फियरी अगर सही शब्द नहीं है, क्योंकि नो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हमसे ये पूछा गया कि ये अगर सही शब्द नहीं है तो इसके बदले हम क्या यूज करेंगे। आइए ऑप्शन देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ बर्निंग क्वेश्चन, हो सकता है। कभी भी अगर आप ये बोलते हो ना कि बर्निंग क्वेश्चन है ये, जिसका मतलब होता है कि एक बहुत ही ज्यादा अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, उसको बर्निंग क्वेश्चन बोलते हैं। आपने हिंदी में भी सुना होगा ये ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फ्रीजिंग क्वेश्चन। फ्रीजिंग क्वेश्चन कुछ नहीं होता भाई। अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ फ्यूरियस क्वेश्चन, ये गुस्सा दिलाने वाला सवाल है, सेंस नहीं है। फ्लेमिंग क्वेश्चन, आग लगाने वाला सवाल है, नहीं, सबसे सही है ये। बर्निंग क्वेश्चन का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत जरूरी सवाल है। दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट। लिखा हुआ है कि वो जो पॉलिटिकल टर्मोइल आया ना, मतलब जो उठापटक चल रही है राजनीतिक, उसके बारे में वो उन्होंने बात किया। तो लिखा हुआ है कि दे स्पोक अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट। आज ऑप्शन पे नो इंप्रूवमेंट नहीं है। दे एक्सप्रेस्ड अबाउट द, एक्सप्रेस्ड व्हाट, ओपिनियन के साथ एक्सप्रेस यूज किया जाता है, यहां पे कहने वाला सेंस था, तो नहीं हो सकता। दे सेड अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल, उन्होंने कहा पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में। दे टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल टर्मोइल इन द स्टेट। देखो टॉक अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में डिस्कशन करना, टू हैव अ डिस्कशन। सेंस तो वही बन रहा था कि उन्होंने पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में बात की, इसका मतलब दे टॉक्ड अबाउट। दे स्टेटेड, स्टेटेड मतलब होता है जाहिर करना, उन्होंने पॉलिटिकल टर्मोइल के बारे में जाहिर किया, जबकि यहां जो स्पोक वर्ड था ये हमें बता रहा था कि बातचीत की बात हो रही है। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी सबसे सटीक लग रहा है, ठीक है। 211, मिस्टर एल्फ्रेड हैजंट थॉट ऑफ हिज फ्रेंड सिंस ही वेंट अब्रॉड, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है कि नजर से दूर तो जहन से दूर, विच मीन्स कि जब तक आप मेरे नजर के सामने हो मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, जिस मोमेंट आप निकल जाओगे मेरे नजर के सामने से मैं आपको भूल जाऊंगा। ये होता है ना कि आप बहुत बिजी चल रहे हैं, कोई काम किसी ने आपको दिया तो आप कहते हो कि रुक जाओ काम करवा लो, क्योंकि तुम चले जाओगे तो मेरे ध्यान से हट जाएगा। इसको बोलते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस फ्रेज को हटा के कुछ और सिमिलर मीनिंग वाला लगाना चाहते हो तो हम क्या लगा सकते थे। वंस यू लीव द कंट्री योर मेमोरी वैनिश। देखो लिटरल सेंस में तो ठीक है, पर इस इडियम का मतलब नहीं होता ये। He lost his memory as he could not see, ये तो कोई सेंस नहीं है। If you do not see someone, you forget about them, ये हो सकता है कि जब अगर आप किसी से नहीं मिल रहे हो तो आप उसके बारे में भूल जाते हो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये हो सकता है। He simply forgot, वो भूल गया। अगर मैं ए और सी को कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली सी ज्यादा सटीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। 212, गिव अस सम रूम फॉर इंप्रूवमेंट
आपसे पूछा जा रहा है रूम फॉर इंप्रूवमेंट के सेंस में ही अगर हमें इस फ्रेज को रिप्लेस करना पड़े तो हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो पहले मीनिंग समझ लेते हैं। रूम फॉर इंप्रूवमेंट का मतलब होता है किसी चीज में बेहतर करने का स्कोप, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग हर चीज को जब जज करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ना 99% अच्छा है, क्योंकि 1% हर चीज में ना रूम ऑफ इंप्रूवमेंट होता है, रूम फॉर इंप्रूवमेंट होता है, जिसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो, हर कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती लाइफ में, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो इसमें भी हो ही सकता है। तो रूम फॉर इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जहां जगह हो चीजों को इंप्रूव करने देने की। ऑप्शन नंबर ए, एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट हो सकता है। रूम इन अ हाउस फॉर इंप्रूवमेंट, ये तो लिटरल सेंस में हो गया भाई, घर का कमरा इंप्रूवमेंट के लिए नहीं। एडवाइस फॉर इंप्रूवमेंट, वार्निंग फॉर इंप्रूवमेंट, सबसे सही है अपॉर्चुनिटी फॉर इंप्रूवमेंट, हमें एक मौका दें इंप्रूव करने का। नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विथ इट, जैसे ही ये आइडिया उसके दिमाग में आया उसके साथ ही उसे उस अपने आइडिया पे यकीन हो गया। किसी आइडिया पे यकीन करने को कन्विक्शन कहा जाता है, ठीक है, कि आप भरोसा कर रहे हैं उस पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैरिड लिखा हुआ था जो वर्ब का दूसरा फॉर्म था, जिसका मतलब ये पास्ट टेंस में। अगर ये वाला क्लॉज पास्ट टेंस में तो बहुत हाई चांसेस है कि ये वाला क्लॉज भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। आइए ऑप्शन में, नो सूनर डज दिस आइडिया, प्रेजेंट हो जाएगा, गलत है। नो सूनर हो सकता है, डिड लिखा हुआ है। नो सूनर डू दिस आइडिया, प्रेजेंट है, नहीं हो सकता। हैज हिज आइडिया, प्रेजेंट है, नहीं हो सकता। आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये मत देखना कि मैं आंसर क्या बता रहा हूं, वो तो आपको पता ही हो। ये देखना मैं ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर रहा हूं, क्या लॉजिक लग रहा है, क्या रीजन लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन थोड़ा ना एग्जाम में आने वाला है फिर से, पर इसी तरह का सवाल आएगा। तो जब इसी तरह का सवाल आएगा तो जरूरी है कि इसके पीछे का जो रीजन, जो लॉजिक मैं बोलता हूं, आपको वो समझ में आए। क्या लिखा हुआ है कि होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रेवलरी एंड कमराडरी, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम दूसरों को प्यार जताते हैं, दोस्ती करते हैं। विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री, जो देशों के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। देश के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है मतलब इंडिया पाकिस्तान के साथ होली खेलता है या नेपाल के साथ खेलता है? नहीं नहीं नहीं, शायद ये कहना चाह रहा था कि ये पूरे देश में मनाया जाता है। तो अगर पूरे देश में कुछ मनाया जाता है तो उसको अक्रॉस द कंट्री बोलिए। ये मैंने क्लोज टेस्ट में भी शायद समझाया था कि जब कोई चीज हर जगह की जाए उसको अक्रॉस द वर्ल्ड कहा जाता है, अक्रॉस द कंट्री कहा जाता है। ऑप्शन पे आते हैं, नो सब्स्टिट्यूशन तो मैंने बता दिया गलत है। अपॉन द कंट्री, कंट्री के ऊपर। एट द कंट्री, लोकेशन नहीं बता रहे। अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब सीखने वाली चीजें। 215, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आवर कैलकुलेशंस, जितना हमने कैलकुलेट किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे कहीं आगे भाग गया। याद है एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जब कोई चीज आपके सोच के परे निकल जाए तो उसको बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन कहा जाता है, कि बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। भैया कि ऐसा है कि ये मैंने इतना सोचा भी नहीं था, मेरे सोच के परे है ये। तो कोई चीज जो आपके सोच के भी परे उसको बियॉन्ड वंस इमेजिनेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है हम लोग यहां पे बियॉन्ड टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, क्योंकि कहना क्या चाह रहा था क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन का वो हमारे कैलकुलेशन से कहीं आगे चला गया, कहीं परे है। तो अंडर ऑल आवर कैलकुलेशंस, नो सब्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड ऑल आवर कैलकुलेशंस। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। श्यामा डज नॉट लाफ नॉर शी स्माइल्स। क्या आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिस कॉन्सेप्ट का नाम इन्वर्जन है? क्या आपको उसमें पढ़ाया गया है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि जब आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखो और उसके बाद सब्जेक्ट को लगाओ। याद होगा जो लिस्ट है उसमें आपने पढ़ा होगा कि नॉर के साथ भी ऐसा होता है, जिसका मतलब है नॉर इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब यह है कि जहां पे भी आप नॉर लिखोगे इसके बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ था? श्यामा डज नॉट लाफ नॉर शी स्माइल्स। आप बोलेंगे सर इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। बिल्कुल है, कैसे नहीं है? नॉर शी, क्या मैं स्माइल्स को तोड़ के डज स्माइल लिख दूं? बात तो एक ही है ना। इसके साथ V5 चाहिए था, मिल गया, हम हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में। इसके बाद बेस फॉर्म होता है, लगा दिया हमने। तो क्या हो जाएगा? नॉर शी डज स्माइल। अच्छा, जब हम इसमें इन्वर्जन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर, ये उठ के आगे, ये उठ के पीछे, नॉर डज शी स्माइल। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं नॉट डज शी स्माइल, नॉर शी डज स्माइल, इन्वर्जन नहीं लगा हुआ है। नॉट डज स्माइल, शी डज स्माइल, नॉर कहा गया। नॉट डज शी स्माइल, नॉर शी स्माइल डज। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 217, द MNC इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू रिलायबल सोर्सेस। ठीक है, देखो फिर से वही वाली बात है कि कौन कितना रीडिंग करता है, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत कॉमनली यूज होते हैं आपके
डेली न्यूज़पेपर्स में क्या लिखा हुआ है कि द एमएनसी इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट होने वाला है। तो जब कोई व्यक्ति बैंकरप्ट होता है, जब कोई कंपनी बैंकरप्ट होती है तो उसको गो बैंकरप्ट कहा जाता है। अब ये फिक्स चीजें हैं जो आप बहुत रीडिंग करते हो तो ये सब चीजें आपके जहन में बैठ जाती हैं कि इज अबाउट टू गो बैंकरप्ट। आंसर क्या था? टेक बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट, कम बैंकरप्ट, गिव बैंकरप्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रीजन मैंने आपको बता दिया है। 217 द न्यूज अबाउट द सर्च इन कोविड-19 केसेस इज ब्रॉडकास्टेड वेरी मॉर्निंग। लिखा हुआ है कि जो न्यूज है ना कि कोविड-19 केसेस में बहुत तेजी से छलांग आई है, सर्च का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ऊपर जाना, उसे एकदम सुबह सुबह ब्रॉडकास्ट किया गया है। क्या आपको याद है मैंने पढ़ाया था कि कास्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका V2 V3 भी कास्ट ही बनता है, जैसे पुट 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 वैसे कास्ट कास्ट कास्ट। तब मैंने यह भी सिखाया था कि और भी कास्ट से वर्ड बनते हैं, फॉर एग्जांपल टेलीकास्ट, फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्ट, है ना। ये भी ऐसे ही वर्ड्स हैं जिनका सेम फॉर्म बनता है, विच मींस टेलीकास्ट V2 भी टेलीकास्ट होता है, V3 भी टेलीकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट का V2 भी ब्रॉडकास्ट होता है, V3 ब्रॉडकास्ट होता है, विच सिंपली मींस कि ब्रॉडकास्टेड बोल के इंग्लिश में कुछ नहीं होता। आ जाओ, अब क्या ऑप्शन नंबर डी सबसे पहले काट दें हम? यहां ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ था, सी में भी ब्रॉडकास्टेड लिखा हुआ है, गलत है। अच्छा, लिखा था द न्यूज। क्या आपको याद है कि न्यूज हमेशा सिंगुलर होता है? हालांकि इसके लास्ट में एस लगा है, नाउन में आपने पढ़ा होगा कि न्यूज कैट आपका और कौन कौन से वर्ड थे, इंफॉर्मेशन, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स थे जिनके आगे जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, राइट। इसका मतलब हमें सिंगुलर चाहिए। यहां क्या लिखा हुआ था? आर ब्रॉडकास्ट, गलत है। आंसर कौन सा होगा भाई साहब? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये वाला भी। 219 पे बढ़ेंगे। लिखा कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर मोबाइल फोन्स जो है ना वो एक बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं हमारी जीवन का। आपसे बोला जा रहा है कि अगर हम यहां से इंपॉर्टेंट को हटा दें तो हम क्या लगाएंगे? सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ नेसेसरी एंड अ रिक्विजिट। रिक्विजिट का मतलब होता है रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत हो। तो भैया फिर नेसेसरी और रिक्वायर्ड सेम सेंस नहीं हो जाएगा? नेसेसरी मतलब भी जिसकी जरूरत हो और रिक्वायर्ड मतलब भी सेम जिसकी जरूरत हो, तो फिर हम एंड से क्यों जोड़ रहे हैं? दोनों तो सेम चीज है। इसका मतलब ये तो गलत है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए था। अच्छा, रिक्वायर्ड भी लिखा हुआ है, गलत है। नीडेड लिखा हुआ है, सेम ही सेंस है तीनों का। जो नेसेसरी है वही नीडेड है, जो नेसेसरी है वही रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है वही रिक्विजिट है। तो ये तो नहीं हो सकता। आंसर कौन सा हो सकता है? एन एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? जरूरी। समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज एसेंशियल, है ना। तो आंसर कौन सा होगा? 219 का डी। क्लियर है। 220 पर आएंगे। मैनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड प्लेइंग इन इनकम टैक्स लास्ट ईयर। डिस्प्लेस का मतलब होता है जगह से हटाना, प्ले का मतलब होता है खेलना। कोई सेंस नहीं बन रहा, इसलिए देखो नो इंप्रूवमेंट दिया भी नहीं है। क्या कहना चाह रहा था कि बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो इनकम टैक्स लास्ट ईयर देने से बच रहे थे, जिन्होंने इनकम टैक्स नहीं दिया लास्ट ईयर, यही कहना चाह रहा था ना। क्या वर्ड्स यूज किए गए? हेज्ड टू पेइंग, देखो टू के बाद तो बेस फॉर्म लगता है, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सरकमवेंट टू पेइंग, टू के बाद बेस फॉर्म लगता है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। हेज्ड इन पेइंग या इवेडेड पेइंग, देखो HEDGE हेज का मतलब होता है कि किसी चीज का डायरेक्ट आंसर टू अवॉइड लिख लेना, टू अवॉइड गिविंग डायरेक्ट आंसर, किसी चीज का सीधा जवाब न देना, टाल मटोल करना, उसको हेज कहते हैं। और सरकमवेंट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा कर बात करना। ठीक है, तो क्या हो रहा है भाई साहब? यहां पे सरकमवेंट का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, हेज का मतलब होता है डायरेक्ट आंसर देना किसी चीज का। तो ध्यान देंगे यहां पे हेज लिखा हुआ है। हम घुमा फिरा के आंसर देने की बात कर रहे थे? नहीं, हम टैक्स नहीं देने की बात कर रहे थे। उसे क्या कहा जाता है? उसे इवेडेड कहा जाता है। अब एक नोट डालो और लिखो टैक्स, एक मिनट, इवेजन ऑफ टैक्स, जिसका मतलब होता है टैक्स नहीं देना। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी सेलिब्रिटी को अरेस्ट किया गया कि उन्होंने टैक्स इवेड किया था, विच मींस जितना टैक्स उनको देना था उन्होंने वो नहीं दिया था। इसको टैक्स इवेजन कहा जाता है। टैक्स के साथ इवेड टर्म का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला, वी हैव ओनली जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन नाउ, बट इफ माई हस्बैंड लूजेस हिज जॉब वी विल रियली बी अप अगेन इट। लिखा हुआ है कि हमारे पास बस उतना पैसा है जितना में हम जैसे तैसे जी पा रहे हैं, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो बर्बाद होने को अप अगेंस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप अगेंस्ट। नोट कर लेना,
इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अप अगेंस्ट का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अप गॉन, अप अक्रॉस, अप क्रॉस, अप अगेंस्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगला, ब्लाइंड बाय अ डस्ट स्टॉर्म दे फेल इनटू डिसऑर्डर। मैंने पहले आपको एरर वाले पोर्शन में पढ़ाया हुआ है कि ये जो ब्लाइंड बाय अ डस्ट स्टॉर्म है ना, ये एक पार्टिसिपल, क्या लिख रहा हूं मैं, ये एक पार्टिसिपल का फ्रेज है, एक पार्टिसिपल फ्रेज है जो किसके लिए आ रहा है भाई, ये दे प्रोनाउन के लिए आ रहा है। क्या लिखा होता है, ब्लाइंड बाय अ डस्ट स्टॉर्म, मतलब जो धूल आई थी ना, जो धूल की आंधी आई थी, उससे अंधे होकर दे फेल इनटू डिसऑर्डर, वो इधर उधर तितर बितर फैल गए। तो कौन अंधे हो गए, दे। किनको झेलना पड़ा वो डस्ट स्टॉर्म, दे को। इसका मतलब ये जो पूरा पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है जो मीनिंग में ऐड कर रहा है, दे की सिचुएशन बता रहा है कि वो कैसे थे, वो अंधे हो चुके थे बिल्कुल डस्ट स्टॉर्म से। ये पार्टिसिपल फ्रेज दे के लिए आ रहा है। क्या आप ये बात समझ पाए? अच्छा, अब अगर पार्टिसिपल फ्रेज है तो या तो ये V3 से स्टार्ट होगा या तो ये V4 से स्टार्ट होगा। लेकिन आप ये सोचना, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर कोई घटना बीत चुकी है तो वहां पे तो V3 लगता है, अगर कोई घटना चल रही है तो वहां पे तो V4 लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि दिस इज अ रनिंग वाटर एंड दिस इज अ फिनिश्ड टास्क। इसमें वाटर नाउन है, इंक चेंज कर रहा हूं, ये वाटर जो है ये नाउन है, ये टास्क जो है ये नाउन है, ये रनिंग जो है ये पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब होता है पानी अभी भी बह रहा है, ये कॉन्टिन्यूअसली बहने के लिए रनिंग यूज कर रहे हैं। ये पास्ट पार्टिसिपल है। फिनिश्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब काम खत्म हो गया। यहां फिनिशिंग टास्क नहीं है, फिनिश टास्क है, मतलब काम खत्म हो चुका। तो V3 का हम यूज वहां पे करते हैं जहां पे काम खत्म हो चुका, V4 का यूज वहां पे करते हैं जहां काम अभी भी चल रहा है। तो अब जल्दी से बताओ कि क्या ये काम जो है कि धूल आंखों में गया और वो अंधे हो गए, नहीं दिख रहा उनको, ये काम हो गया कि चल रहा है? ऑब्वियसली हो गया, है ना, क्योंकि यहां पे लिखा था फेल इनटू डिसऑर्डर, वो ऑलरेडी डिसऑर्डर में गिर चुके, मतलब वो तितर बितर हो चुके। अगर वो तितर बितर हो चुके तो उसके पहले उनकी आंखों में धूल गई होगी, तो ये घटना तो बीती हुई है। अगर घटना बीती हुई है तो ब्लाइंडिंग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है? तीन ऑप्शन बचे हैं, या तो ब्लाइंडेड, या तो हैव बीन ब्लाइंड, या तो बीइंग ब्लाइंड। देखो हैव बीन के बाद तो V3 होगा, यहां तो ब्लाइंड लिखा हुआ है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बीइंग के बाद भी V3 होगा क्योंकि पैसिव में जा रहा है। देखो बिन के बाद भी V3 होगा, पैसिव है, बीइंग के बाद भी V3 होगा, पैसिव है। कहां लिखा हुआ V3? या तो ब्लाइंड लिखा हुआ है। तो एक ही आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सवाल था, पर ये चूंकि कॉन्सेप्ट आया था पार्टिसिपल फ्रेज का तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दिया। 223, he was not able to adopt himself to the new environment of the hostel। नोट डालना और लिखना, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, ये तीनों में कई बार एसएससी कंफ्यूज करेगी आपको। अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। याद कैसे रखोगे? आपने बहुत बार मजाक में बोला होगा कि मेरा भाई अडॉप्टेड है, अडॉप्टेड चाइल्ड। देखो फिर से यहां पास्ट पार्टिसिपल है ना, कैसा चाइल्ड है? अडॉप्टेड चाइल्ड है, अडॉप्ट पहले ही कर लिया गया है। सो अडॉप्ट टर्म का मतलब होता है किसी को गोद लेना। एडीईपीटी, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत टैलेंटेड है ना, उसको अडेप्ट कहा जाता है। अडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में खुद को ढाल लेना, खुद को मोल्ड कर लेना, उसको अडेप्ट कहा जाता है। ये कैसे याद रहेगा? हम जो फोन का चार्जर यूज करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, उसको लोग अडेप्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसी और डीसी करंट को अडेप्ट कर लेता है। अडेप्ट का मतलब होता है उसमें ढल जाता है। सो अडेप्ट का मतलब होता है ढल जाना, अडेप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, और अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। आ जाओ सवाल पे, क्या लिखा होता है? ही वॉज नॉट एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू द न्यू इन्वायरमेंट। वो अपने आप को न्यू इन्वायरमेंट में गोद नहीं ले पा रहा था। है, गोद नहीं ले पा रहा था। अडॉप्ट तो नहीं होना चाहिए, अडॉप्ट लिखा है, अडॉप्ट लिखा है, सेंस नहीं है। ही वॉज नॉट एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप में टैलेंटेड नहीं था न्यू इन्वायरमेंट ऑफ द हॉस्टल में, कोई सेंस नहीं है। वो अपने आप को ढाल नहीं पा रहा था नई इन्वायरमेंट ऑफ द हॉस्टल में, ये ठीक है। जिसका मतलब क्या होना चाहिए? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अडेप्ट होना चाहिए। अगर आपको इन तीनों वर्ड का मीनिंग पता था फिर बच्चों वाला सवाल है ये। 224 पर आएंगे। स्कोर्स गिवन बाय द मेंबर्स आर टू बी कंसोलिडेटेड एंड सेंट इन द हेड ऑफिस इमीडिएटली। सेंट टू द हेड ऑफिस। यार इससे आसान सवाल क्या हो सकता है? सुना है, ही हैज बीन सेंट टू द हॉस्पिटल।
कि भैया उसे हॉस्पिटल में भेज दिया गया, तो सेंट के बाद टू लगता है भाई साहब। क्या लिखा हुआ था? सेंट इन द हेड ऑफिस, ये तो नहीं हो सकता। सेंट आफ्टर द हेड ऑफिस, सेंट एट द ऑफिस, सेंट टू द हेड ऑफिस। आंसर डी होगा, बच्चों वाले सवाल है। 225, यू मस्ट अवेयर ऑफ फ्रेंड्स हु स्पीक अगेंस्ट यू। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है मस्ट अवेयर ऑफ। अवेयर एक एडजेक्टिव है, राइट? आपने सुना होगा कि वो बड़े अवेयर पर्सन है। पर्सन क्या है? नाउन है। अवेयर क्या आ रहा है? इसके लिए एडजेक्टिव आ रहा है। तो यू मस्ट अवेयर तो नहीं हो सकता, क्योंकि मस्ट एक मॉडल है। हम सब जानते हैं मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है। और यार मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब है ना। कभी आपने ऐसा लिखा ही इज? क्या ही इज? आगे कुछ तो लिखो, जिसका मतलब है कि अगर आप मॉडल लिख रहे हो तो उसके बाद हमें कोई ना कोई मेन वर्ब तो चाहिए। यहां तो अवेयर लिखा हुआ था, वो तो नहीं हो सकता। यू मस्ट कॉशन ऑफ, नहीं, गलत है। कॉशन नाउन होता है, मस्ट एक मॉडल है, इसके बाद आपको बेस फॉर्म चाहिए। अगला, यू मस्ट बिवेयर ऑफ। ये बिवेयर जो होता है ये वर्ब होता है कि आपको उसके साथ बिवेयर करना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं उसको, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अगला, यू मस्ट स्केयर्स ऑफ, सेंस नहीं है। यू मस्ट केयरफुल ऑफ एडजेक्टिव है, हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब केवल एक है, बिवेयर ऑफ। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर यहां पे ये लिखा होता ना कि यू मस्ट बी, तो ये इसे सेटिस्फाई कर देता। फिर आप लिख सकते थे यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ, यू मस्ट बी स्केयर्स ऑफ। स्केयर्स फिर भी नहीं होता भाई, ये तो सेंस ही नहीं बनेगा। ठीक है। कॉशन की जगह कॉशियस होता तो हम इसके बाद लगा सकते थे। अभी तो फिलहाल एक ही सेंस बन रहा है, बिवेयर वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे 226 पे। लिखा है कि द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु कॉल्ड इन सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। लिखा है कि द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज हु कॉल्ड इन सिक, मतलब वो हिस्से, वो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज जिन्होंने मेडिकल लीव लिया, जो बीमारी का बहाना करके चले गए। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु लेफ्ट देयर जॉब्स विद इन 2 years, जो ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जिन्होंने 2 साल के भीतर अपनी नौकरी छोड़ दी। मतलब हम एक पर्टिकुलर लोगों के बारे में यहां बात कर रहे हैं जिन्होंने मेडिकल लीव लिया था, और फिर हम ऐसे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दिया। बीच में एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब अगर हमने पूरे को, अगर क्या मतलब पूरा ही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हम प्लूरल से डील कर रहे हैं। यहां क्या लिखा था? वर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। ये रिफ्लेक्टिव था कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन उसके लेवल का। आ जाओ ऑप्शन पे। आर रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, इज रिफ्लेक्टिव, इज तो नहीं हो सकता, हमें प्लूरल चाहिए। हैज रिफ्लेक्टेड नहीं हो सकता, हमें प्लूरल चाहिए। तो यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ था कि वर रिफ्लेक्टिव ऑन द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। रिफ्लेक्टिव ऑन होगा कि रिफ्लेक्टिव ऑफ होगा? ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिव ऑफ होगा। किसी चीज का लेवल आप बता रहे हो, किसी चीज पर लेवल नहीं बता रहे, तो ये भी नहीं हो सकता। नो इंप्रूवमेंट आंसर था नहीं, ऑप्शन में था नहीं, तो आंसर तो एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर ए। 227 पे बढ़ेंगे। दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोजेक्ट। देखो, डिस्कस एक ऐसा टर्म है ना जिसके बाद अबाउट नहीं आता। बहुत रटा रटाया ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि डिस्कस के बाद कभी अबाउट नहीं आता। ठीक है, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। आप इसके बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट लगाते हो, तो डिस्कस लगा के आप कोई ऑब्जेक्ट लगा दो उसके बाद, दैट विल बी द करेक्ट फॉर्म। तो क्या लिखा हुआ है कि दे डिसाइडेड टू हैव अ मीटिंग टू डिस्कस थ्रू द प्रोजेक्ट। फिर से वही बात है भैया, थ्रू क्यों लगाएंगे? टू डिस्कस द प्रोजेक्ट हो सकता है, टू डिस्कस ओवर हमें प्रीपोजिशन चाहिए ही नहीं, टू डिस्कस बियॉन्ड हमें प्रीपोजिशन चाहिए ही नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। द पैकेज इज आइडियल फॉर इन्फेंट टीनेजर। देखो, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात बच्चा, मतलब जो 1 आध साल का हो ना, एकदम न्यूली बॉर्न बेबी, उस न्यूली बॉर्न बेबी को इन्फेंट कहा जाता है, न्यूली बॉर्न। और टीनेजर का मतलब होता है भाई साहब के जो 13 से 19 के बीच का हो। तो ये दोनों बातें कहां एक एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगी? कहां से आप इन्फेंट और टीनेजर एक साथ लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। इसका मतलब नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं होगा। द पैकेज इज आइडियल फॉर यंगेस्ट टीनेजर्स हु आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। फॉर यंगेस्ट मतलब, और यंगेस्ट तो सुपरलेटिव है, तो उसके आगे तो फिर हमें द लगाना चाहिए। लगा सकते हैं क्या? ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। द पैकेज इज आइडियल फॉर यंगर टीनेजर्स। यंगर देन किसके बारे में कंपेयर कर रहे हैं? किससे कंपेयर कर रहे हैं? किसी से नहीं, नहीं हो सकता। यंग टीनेजर्स आंसर हो सकता है, बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर सी। 229 पे आएंगे। द शॉपकीपर वॉज ऑब्लाइज्ड टू डिस्पेंस टू द सर्विस ऑफ हिज सेल्समैन। नोट करना, लिखना, डिस्पेंस विथ, जिसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ।
हिंदी में छुटकारा पाना, किसी व्यक्ति से किसी चीज से छुटकारा पाना उसे बोला जाता है डिस्पेंस विथ। यहां क्या लिखा हुआ था, द शॉपकीपर वाज ऑब्लाइज्ड टू डिस्पेंस टू द सर्विस, डिस्पेंस टू द सर्विस नहीं विथ होगा, डिस्पेंस विथ द सर्विसेज। ठीक है, यहां बाय था, यहां अवे था, यहां नो इंप्रूवमेंट था, तीनों आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है, विथ। फिक्स प्रीपोजिशन है, याद करना पड़ेगा। 230 द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स, जो बस है वो पैसेंजर से भरी हुई है। इट विल लीव सून, वो जल्दी ही निकल जाएगी यहां से। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, पर हमें पूछा जा रहा है अगर ये नहीं हम लगा सकते तो क्या लगाएंगे। तो लिखा कि द बस इज नाउ, प्लीज मार्क कीजिएगा यहां पे नाउ टर्म का इस्तेमाल किया गया, अभी फुल ऑफ पैसेंजर्स है। इट लीव्स सून, लीव्स क्यों करेंगे, हमेशा बस छूटती है क्या, नहीं, हम अभी की बात कर रहे हैं। इट इज लीविंग सून, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, हो सकता है पर प्रायोरिटी नहीं है। अगला, इट इज गोइंग टू लीव सून, ये हो सकता है, क्यों, क्योंकि फ्यूचर के इवेंट्स को शो करने के लिए, ध्यान से सुनना, फ्यूचर के इवेंट्स को शो करने के लिए हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ा होगा आपने, बोला होगा आपने, आई एम गोइंग टू क्रैक एसएससी दिस ईयर, है ना, आई एम गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो गोइंग टू का मतलब होता है मैं करने वाला हूं, फ्यूचर के सेंस में यूज किया जाता है। हम जिसको हटा रहे थे विल लीव को, ये भी गलत नहीं था, मैंने पहले बोला। तो जब हम इसको किसी से रिप्लेस करेंगे तो हमें पुरजोर कोशिश करनी है कि सेंटेंस का मीनिंग वही रहे। तो इज लिविंग भी गलत नहीं है, लीव्स भी फ्यूचर टेंस में बहुत बार यूज किया जाता है, पर हमें कोशिश करनी है कि जितना नजदीक रख पाए हम। तो फ्यूचर के सबसे नजदीक तो इज गोइंग टू है, जिसका इस्तेमाल ही किया जाता है फ्यूचर इवेंट को बताने के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। बढ़िया सवाल था। 231 एज साइमन हैड ऑलरेडी बिन टू द पार्क, ध्यान दीजिएगा यहां पे पास्ट लिखा हुआ है, हैड ऑलरेडी बिन टू द पार्क, क्योंकि साइमन जो है पहले पार्क घूम चुका था। ही लीड द वे फॉर अदर चिल्ड्रन, लीड V1 होता है, जिसका मतलब होता है रास्ता दिखाना। इसका फॉर्म कैसे चलता है, लीड, लेड, लेड, लीडिंग, लीड्स। अगर आप प्रेजेंट टेंस में रखना चाह रहे थे तो ही के बाद लीड्स होना चाहिए था। लीड तो किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि लीड हो जाएगा प्लूरल V1 और ये ही है सिंगुलर, तो ये तो साथ में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। यहां भी लीड लिखा हुआ है, आंसर हो ही नहीं सकता। यहां लीडिंग लिखा हुआ है, क्या आपको याद है मैंने कितनी बार बोला है कि V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिटवीन राइमा एंड साइमा द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट वाइल द लैटर इज ब्यूटीफुल। राइमा और साइमा के बीच में पहले वाली मतलब राइमा इंटेलिजेंट है और दूसरी वाली मतलब साइमा क्या है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, क्या आपको याद है ये बात हमने पहले करी थी कि जब भी हम कभी दो लोगों के बीच में बात करेंगे तो उसको फर्स्ट और लास्ट नहीं बोला जाता। फर्स्ट वाले को एड्रेस करने के लिए हम फॉर्मर का यूज करते हैं और बाद वाले को एड्रेस करने के लिए हम लेटर का यूज करते हैं। क्या याद आ रहा है आपको, ऑप्शन में लिखा हुआ था द फॉर्मर इज इंटेलिजेंट वाइल द लैटर इज ब्यूटीफुल। तो लैटर तो है, लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब होता है खत, ये दोनों तो नहीं हो सकता। आंसर क्या है, सॉरी आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, पढ़ाया हुआ पहले। 233 दे आर कॉशियस अबाउट देयर कैट एज इट्स डोर इज ब्रोकन। देखो ये इट्स का मतलब होता है इट इज, है ना, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि इट्स एपोस्ट्रोफी के साथ इसका मतलब होता है इट इज। अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले देयर और देयर के बीच का डिफरेंस समझाया था, तो सेम डिफरेंस तो भैया इसके बीच में भी है ना। ये जो इट्स है ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, राइट। ये जो इट है इसका मतलब इट इज है, लगा के देख लो। लिखा है दे आर कॉशियस अबाउट देयर कार, वो लोग अपने कार के बारे में बहुत कॉशियस है, बहुत ध्यान से वो लोग अपना कार रखते हैं। क्योंकि इट्स डोर इज ब्रोकन, क्योंकि उसका जो डोर है वो ब्रोकन है, या इट इज डोर ब्रोकन, वो डोर है, वो दरवाजा है टूटा है। क्या सेंस है भाई, तो इट इज वाला तो नहीं हो सकता, यहां पे भी इट इज है ये नहीं हो सकता, यहां पे भी इट इज है नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है इट्स। दूसरा अभी मैंने वहां पे भी ये भी समझाया था देयर के साथ कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर लिखोगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर लिखोगे तो इसके बाद हमेशा नाउन लगेगा। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था। इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, इट्स होना चाहिए था। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। 234 ही इज अ वीक स्टूडेंट एंड समहाउ पुल्ड ओवर द एग्जाम। देखो पुल ओवर मैंने पहले भी आपको ये फ्रेजल वर्ब पढ़ाया था। पुल ओवर, चूंकि ये रिपीटेड फ्रेजल वर्ब्स है इसलिए मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाया इसमें,
पुल ओवर का मतलब मैंने क्या बोला था, किसी को ट्रैफिक के बीच में रोक देने को पुल ओवर कहा जाता है। टू स्टॉप, मैंने बोला था अमेरिकन मूवीज में, याद करो रेफरेंस, कि जब कभी अमेरिकन मूवीज में कोई भी ट्रैफिक पुलिस किसी को रोकता है बोलता है पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब होता है रुक जाओ, ठीक है। जब आप किसी चीज में सक्सेशन की बात, सक्सीड करने की बात करोगे, और खींच बोलते हैं खींच तीर कर सक्सीड हुआ है, मतलब जैसे तैसे बस झेल गया, जैसे तैसे बस पास हो गया, जैसे तैसे बस निकल गया, तो उसको पुल थ्रू कहा जाता है भाई साहब। नहीं पता तो नोट कर लीजिएगा, उसे पुल थ्रू कहा जाता है। क्या लिखा हुआ था, ही इज अ वीक स्टूडेंट, वो एक कमजोर स्टूडेंट है, लेकिन जैसे तैसे उसने एग्जाम पास कर लिया, तो ये जैसे तैसे एग्जाम पास करने को ना पुल थ्रू कहा जाता है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, पुल डाउन, पुल अप, पुल टुगेदर। और भी ऑप्शंस थे। 235, द स्टोरी डिड नॉट गो बाय वेल इनफ। लिखा हुआ कि जो स्टोरी है ना, उसका वो परिणाम नहीं आया, वह या उसका जितना इफेक्ट दिखना चाहिए था उतना इफेक्ट नहीं दिखा, तो उसे क्या कहा जाता है। उसे गो बाय तो डेफिनेटली नहीं कहते। आपसे पूछा जा रहा है कि उसके लिए क्या फ्रेजल वर्ब आता है, जब आपका परिणाम, आपका रिजल्ट जो आ रहा है वो आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं है, आप जो चाह रहे थे वो रिजल्ट नहीं निकला, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे गो थ्रू कहते हैं। नहीं, गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को झेलना, टू एंड्योर, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि आई हैड टू गो थ्रू अ लॉट टू बी एट दिस प्लेस, मतलब इस जगह पे होने के लिए मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, तो उसे गो थ्रू कहा जाता है। यहां पे वो सेंस तो था नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। गो डाउन, गो डाउन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, किसी का परिणाम निकलना। तो क्या लिखा हुआ है, द स्टोरी डिड नॉट गो डाउन वेल इनफ, मतलब जो स्टोरी का जो रिजल्ट आया ना, वो जो हम सोच रहे थे उतना अच्छा नहीं आया। इसका मतलब ये तो आंसर लग रहा है, आंसर हो सकता है। गो ऑफ कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, गो इनटू कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, आंसर तो बी होगा फिर। 236, द शिप सैंक बिकॉज द इंजीनियर हैज नॉट कॉल्ड फॉर हेल्प। शिप जो है वो डूब गया, क्यों डूबा, क्योंकि इंजीनियर ने मदद नहीं बुलाई। लिखा हुआ है वॉज नॉट कॉल फॉर हेल्प। ये कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया है कि किसी भी सेंटेंस में आप अगर इज, एम, आर, वॉज वर्ब को यूज करो, तो इसके बाद या तो V3 आता है या तो V4 आता है। मैं V1 या बेस फॉर्म नहीं लिख सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि आई एम टीच, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहां लिखा था वॉज नॉट कॉल, वॉज के बाद कॉल कैसे यूज कर रहे हो, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। डिड नॉट कॉल हो सकता है, विल नॉट कॉल फॉर हेल्प हो सकता है, डिड नॉट कॉल्ड, डू, डज और डिड के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, पढ़ाया है आपको, इसका मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो सकता है, या तो बी या तो सी। अच्छा, सी में क्या गड़बड़ है, यहां देखो सैंक लिखा हुआ है, जो V2 है, जिसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो ये घटना भी तो पास्ट टेंस की ही होगी। अगर ये घटना पास्ट टेंस की, फिर विल कैसे यूज कर रहे हैं, वुड होना चाहिए था। आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिड पास्ट भी है और उसके साथ बेस फॉर्म भी यूज किया हुआ है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे। हाउ डिड यू कम अबाउट दिस पर्स। तुम्हें ये पर्स कैसे मिला, ये कहना चाह रहा था कि तुम्हें ये पर्स कैसे मिला, तो उसे भैया कम बाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कम बाय। हाउ डिड यू कम बाय दिस पर्स। दो चार फ्रेजल वर्ब आए हैं, तो मैंने अलग से स्लाइड लगा दिया, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला कम इनटू। कम इनटू का मतलब क्या होता है, टू इनहेरिट और अक्वायर समथिंग, किसी चीज को अचानक पा लेना, उसको कम इनटू कहा जाता है। खास करके ये प्रॉपर्टी के सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। कम ऑफ का मतलब होता है किसी प्लान का सक्सीड कर जाना, किसी प्लान में सफल हो जाना। आपने बहुत बार सुना होगा माई प्लान डिड नॉट कम ऑफ वेल, जिसका मतलब मैंने जो सोचा था वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको कम ऑफ कहा जाता है। अगला लिखा हुआ है कम आउट। कम आउट का मतलब होता है टू बी रिवील्ड, किसी चीज का सामने आना दुनिया की, ये तो बहुत आसान है, कम आउट। अगला कम बाय। कम बाय का मतलब होता है किस्मत से किसी चीज का मिल जाना, किस्मत से किसी चीज का हासिल हो जाना। यहां पे तो वही बात की गई थी, प्रॉपर्टी की बात तो की नहीं जा रही थी, यहां पे पर्स की बात की जा रही थी। तो पर्स की अगर बात की जाएगी तो कम इनटू तो नहीं लगेगा, फिर क्या लग सकता है, कम बाय लग सकता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला, साल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन रिलेटिवली 3/4 ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज। नोट डालना और लिखना 3/4 ऑफ, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ। इन चीजों को ना ऐसे लिखा जाता है, 3/4 ऑफ, नाउन चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ। यहां क्या लिखा हुआ था, साल ट्रीज हैव बीन प्लांटेड इन रिलेटिवली 3/4 ऑफ, 3/4 नहीं होता, 3/4 होता है। ऑप्शन पे आइए, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं, फोर्थ चाहिए हमें,
ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑब्जर्वेशन की बात है, कोई रूल नहीं है ये। 239, शी पेड अ हाई प्राइस फॉर द क्लोथ्स शी ब्रॉट एट द बुटीक। लिखा हुआ है कि उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई उन कपड़ों के लिए जो वो बुटीक में लेकर आई थी। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बुटीक का डेफिनेशन क्या है। अगर आप बुटीक समझ गए तो आप ये क्वेश्चन बना लोगे। बुटीक उस जगह को कहते हैं जहां पे महिलाओं के कपड़े बेचे जाते हैं, मतलब उस शोरूम को कहते हैं जहां पे क्लोथ्स मिलते हैं फीमेल के, उनको बुटीक कहा जाता है। तो जब आप ये कह रहे हो कि मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तो बुटीक से सामान खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना। बुटीक में सामान लाने के लिए आप डीलर थोड़ी हो, बुटीक में सामान लाने की बात करोगे। तो ब्रॉट यहां पे तो गलत वर्ड है। आप जो वर्ड ढूंढ रहे हो वो शायद बाय वर्ड है, जिसका जब आप पास्ट करोगे तो बॉट होना चाहिए। ऑप्शन पे आइए, शी पेड अ हाई प्राइस फॉर द क्लोथ शी ब्रिंग एट, ये तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, गलत है। बॉट हो सकता है। ब्रॉट मैंने बोल दिया, लाने के सेंस में नहीं यूज कर सकते, खरीदने के सेंस में यूज कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, 240 पे आइए। हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टेकिंग अ टोल ऑन हिज हेल्थ। जो आखिरी उसका ट्रिप था, देखना, हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड क्या है? प्रीपोजिशन है, द वर्ल्ड क्या उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको मारो गोली। हमारा सब्जेक्ट क्या बच रहा है? हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव, लास्ट एडजेक्टिव, ट्रिप नाउन है। तो अगर ये नाउन है तो यही वाला हमारा सब्जेक्ट भी है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ट्रिप। अच्छा, अब मैं अगर खाली ट्रिप लिखूं और फिर मैं लिखूंगा टेकिंग अ टोल। टेकिंग अ टोल का मतलब होता है किसी के बॉडी पे असर करना, कि आप बहुत ट्रेवल कर रहे हो तो अब क्या आप थक जा रहे हो या बीमार पड़ जा रहे हो, उसको बोलते हैं टेकिंग अ टोल। तो ट्रिप टेकिंग अ टोल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये V4 है। पहले भी बोला है, कई बार समझाया, V3 और V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकते। इसका मतलब ये तो गलत है। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला? V3 और V4 दोनों दोनों बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकते। तो क्या हम यहां पे टेकन यूज करें? नहीं, ये भी V3 है, नहीं आ सकता। अच्छा, हिज लास्ट ट्रिप सिंगुलर है। अगर ट्रिप यहां पे सिंगुलर है तो जो वर्ब इसके लिए लेकर आएंगे वो भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर हम डी को आंसर करना चाहें तो डी में टेक लिखा हुआ है, जो V1 है, V1 है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है और ये प्लूरल है, जबकि हमारा सब्जेक्ट ट्रिप सिंगुलर था। तो अगर ये सिंगुलर है तो इसका भी सिंगुलर होना जरूरी है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। आई होप क्लियर है ये वाला भी। आगे बढ़ेंगे, 241 पर आएंगे। मैं जरा पानी पी लूं, ट्राई करिए आप लोग। हाँ जी, 241 क्या लिखा है कि फुटबॉल फैंस आर फीलिंग प्राउड ऑफ देयर टीम्स व्हेन दे विन। लिखा हुआ है कि जब फुटबॉल के जो फैंस हैं वो जब जीतते हैं तो उनके जो जब उनकी टीम जीतती है तो फुटबॉल के फैंस जो हैं वो प्राउड महसूस कर रहे हैं। कर रहे हैं या करते हैं? व्हेन दे विन, ये क्या बता रहा है? ये विन जो है ये वर्ब का पहला फॉर्म है। इसका मतलब हम हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं कि वो जीतते हैं, जब जब जीतते हैं। तो जब जब जीतते हैं तो वो हमेशा प्राउड फील करते होंगे। इसका मतलब ये जो प्राउड फील करने की बात है ये भी तो हैबिचुअल एक्शन है, जिसका मतलब फीलिंग प्राउड तो नहीं हो सकता। देखो कहीं पे नो इंप्रूवमेंट लिखा भी नहीं है। आ जाओ, लिखा है कि फुटबॉल फैंस फीलिंग प्राउड, फिर से वही बात है, V4 है, हेल्पिंग वर्ब कहां गया? नहीं आ सकता। आर फील प्राउड, भैया आर फील कैसे होगा? आर के बाद तो या तो V3 हो सकता है या तो V4 हो सकता है, ये तो बेस फॉर्म है, नहीं हो सकता। फेल्ट प्राउड, अच्छा जब यहां पे हम फेल्ट लिखेंगे पास्ट में, फिर तो विन का वॉन होना चाहिए था पास्ट में, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर बी बचेगा। 241 का आंसर है बी। अगला, द चाइल्ड फेल्ट डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। देखो फील को जब आप पास्ट करते हो ना, फील V1 है, इसको पास्ट करते हो तो ये फेल्ट बनता है जो V2 है। तो क्या लिखा हुआ है? द चाइल्ड फेल्ट डाउन, तो उस बच्चे ने बहुत बड़ी हाइट से नीचे महसूस किया। नीचे महसूस किया नहीं, बच्चा बहुत बड़ी हाइट से गिर गया, ये सेंस था। तो अगर गिर जाने की बात करेंगे तो हम फॉल वर्ड यूज करेंगे। कैसे चलता है फॉर्म इसका? V1 है फॉल, V2 है फेल, फॉलन है इसका V3, ऐसा ही चलता है ना। आइए, लिखा है कि द चाइल्ड फॉलन डाउन, फॉलन तो V3 था, नहीं हो सकता। द चाइल्ड फॉल डाउन, देखो चाइल्ड तो सिंगुलर है, अगर आप इसको प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हो फिर यहां पे फॉल क्यों लिखोगे? फिर तो फॉल्स होना चाहिए, V5 होना चाहिए, ये V1 में है, तो ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड फेल डाउन हो सकता है, द चाइल्ड फॉलिंग डाउन ये V4 है, हेल्पिंग वर्ब कहां गया? बार बार एक ही तरह का सवाल पूछा जा रहा है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? 243 पर आएंगे। द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन
seemed to lessen his pain। देखो लेसन का मतलब होता है सीख, कहानी के एंड में लेसन मिलता है ना, वो वाला। शायद ये जो कहना चाह रहा था वो कहना चाह रहा था लेसन, LESSEN, जिसका मतलब होता है कम करना, राइट। तो यहां लिखा है द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन सीम टू लेसन हिज पेन, मतलब जो दवाइयां जब उसने लगाई ना तो उसकी वजह से उसका दर्द कम हो गया। तो कम होने के लिए LESSEN लेसन बोलिए ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, लेसन हिज पेन, कम किया। द फ्लेम्स ऑफ द फायर लीप द एयर, लिखा हुआ है कि जो फ्लेम्स है ना फायर के, आग के जो लपटें हैं वो बिल्कुल आसमान में फैल गई, वो बिल्कुल हवा में फैल गई, ठीक है। अच्छा फैल गई मतलब फैल जाती है कि फैल गई? अगर ये हर बार की बात होती तो हम नो सब्स्टिट्यूशन बोलते, पर क्या ऐसा हमेशा होता है कि जब जब हम आग लगाते हैं तब तब वो हवा में फैल जाता है? नहीं, ये एक बार की बात हो रही है। इसका मतलब हम लीप हैबिचुअल एक्शन में नहीं लिख सकते इसको, गलत हो जाएगा। फिर से लीप हैबिचुअल एक्शन में नहीं लिख सकते इसको, लेफ्ट हो सकता है। लीपिंग तो V4 है, कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा इसके पहले, बार बार बोल रहा हूं V3 V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकते। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। मैंने क्या बोला दोबारा दोहरा रहा हूं, लीप V1 है, ये हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। अगर हम इसको आंसर करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई कि जो लिखा है ना कि बार बार आग, आप जितनी बार आग लगाते हो उतना बार वो हवा में फैल जाता है, एकदम धू धू करके जलने लगता है, ऐसा तो नहीं है। ये शायद एक बार की बात हो रही है, पास्ट की घटना है, तो सी आंसर करो। 245 विथ टीयर आइज, देखो टीयर मतलब होता है आंसू। आप जब कहते हो आंसू से भरी आंखें तो उसको टीयर आइज नहीं कहते, उसको टीयरी आइज कहते हैं। अगेन बच्चों वाली चीज है, टीयरी आइज कहा जाता है कि आपकी आंखों में बिल्कुल आंसू भरे हुए। यहां क्या लिखा हुआ विद टीयर आइज, आंख आंसू, उसने गुड बाय कहा अपने दोस्त को, आंख आंसू से नहीं कहा, आंसू से भरे आंख से कहा, तो उसे टीयरी आइज कहा जाता है। टीयरी आइज, टीयर अप आइज, नो सब्स्टिट्यूशन, टीयरिंग आइज, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला, शी हैज चेक्ड एवरीथिंग शी नीड्स बिफोर स्टार्टेड वर्क। बच्चों वाला सवाल है, फिर से बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लिखा कि शी हैज चेक्ड एवरीथिंग शी नीड्स, उसे जिस जिस चीज की जरूरत है उसने सब कुछ चेक किया बिफोर स्टार्टेड वर्क। बिफोर क्या है भैया? प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या लगेगा? जेरेड। तो स्टार्टेड लिखेंगे कि स्टार्टिंग लिखेंगे? ऑब्वियसली इसके बाद स्टार्टिंग लिखेंगे। आइए आंसर पे, बिफोर स्टार्ट्स लिखा हुआ है, गलत है। बिफोर स्टार्ट है, गलत है। बिफोर स्टार्ट है, गलत है। बिफोर स्टार्टिंग है, आंसर होगा 247। COVID-19 pandemic has resulted in an slow change in flowing capital generated by workers। लिखा हुआ है कि जो पैसा वर्कर्स कमा रहे थे ना, कोविड-19 का परिणाम यह हुआ है कि वो पैसे में सुस्ती आ गई है, मतलब अब उतने पैसे वो नहीं कमा पा रहे। तो क्या लिखा हुआ है? कोविड-19 पैंडेमिक हैज रिजल्टेड इन एन स्लो। सबसे पहले स्लो के आगे तो एन नहीं लगेगा, तो यह गलत था। आपसे पूछा जा रहा है इसको सुधार कर कुछ लिखो, पर इसका जो सेंस है वो नहीं बदलना चाहिए। ऑप्शन पे आइए, लिखा है एन डेलिबरेट, डेलिबरेट के साथ एन नहीं लगता, गलत है। एन सडन, सडन के साथ एन नहीं लगता, गलत है। अब आ रहा है एन एब्रप्ट या अस्लगिश। ध्यान दीजिएगा यहां पे स्लो चेंज की बात की गई थी। एब्रप्ट का मतलब होता है अचानक, तो मीनिंग क्या बनेगा कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से अचानक जो कैपिटल था वर्कर्स के द्वारा जनरेट किया गया वो अचानक चेंज हो गया, तो पैसे ज्यादा हो गए होंगे। क्या वो सेंस था? नहीं, बोला जाता था स्लो हो गई है चीजें। तो स्लो के लिए जो उसका सिनोनिम होता है वो होता है स्लगिश। स्लगिश का मतलब भी होता है स्लो, लेजी को स्लगिश कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके सेंस पे जाएं तो बी हमारा आंसर होगा, स्लगिश हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये सवाल भी। 248 पे आएंगे, दीज शूज आर चीप एज वेल ड्यूरेबल। नहीं, एज वेल नहीं, एज वेल एज होता तो हम सोचते भी, एज वेल तो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, एज अ कॉम्बिनेशन होता है, तो एज वेल तो नहीं हो सकता, तो नो इंप्रूवमेंट को पहले काट देते हैं। आगे आते हैं, क्या बोला जा रहा था कि शूज जो हैं वो चीप भी हैं और शूज जो हैं वो ड्यूरेबल भी हैं, यही बोला जा रहा था ना। ड्यूरेबल मतलब लंबा चलने वाला। तो लिखा है कि दीज शूज आर मोर चीपर, मोर और चीपर साथ में नहीं आएगा, डबल कॉम्परेटिव, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। बोथ चीप एंड ड्यूरेबल हो सकता है, बोथ के बाद एंड लगता है, लगा हुआ है, ये तो ठीक लग रहा है। नीदर चीपर नॉर ड्यूरेबल, सेंस चेंज हो जाएगा, गलत ये भी नहीं है पर सेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा गलत है, बिल्कुल माफ कीजिएगा, गलत है ये। क्यों? क्योंकि आप जब यहां पे चीपर बोलोगे ना जो कंपैरेटिव डिग्री में था, फिर आपको यहां पे मोर ड्यूरेबल बोलना पड़ेगा जो कि कंपैरेटिव डिग्री में होगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप इसको इस तरीके से भी बना सकते थे कि इसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि शूज ना ही सस्ते हैं ना ही लंबे, तब तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। ऊपर तो ये बोला जा रहा था कि ये चीप भी हैं और लंबा भी चलेंगे, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 249, कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, कुत्ते को अंदर बांध कर रखो। हाउएवर, हालांकि, इट माइट बाइट सम स्ट्रेंजर, वो किसी अजनबी को काट लेगा। कोई सेंस है कुत्ते को बांध के रखो हालांकि ये किसी स्ट्रेंजर को काट लेगा? नहीं। शायद हम ये बोलना चाह रहे थे कि कुत्ते को अंदर बांध कर रखो, कहीं ऐसा ना हो ये किसी स्ट्रेंजर को काट ले, या वरना ये किसी स्ट्रेंजर को काट लेगा। तो या तो हम यहां पे यूज करते लेस्ट, या तो हम यूज करें एल्स। देखो एल्स है ऑप्शन में, एल्स मतलब होता है कि वरना, वरना वाले सेंस में कि कुत्ते को अंदर बांध के रखो वरना ये किसी को काट लेगा, तो एल्स इट मे बाइट सम स्ट्रेंजर। 250, द एप्पल ट्री वॉज लोडेड ऑफ फ्रूट, जो एप्पल ट्री है वो बिल्कुल फ्रूट से भरा हुआ है। अब देखो अगेन ये ऐसा सवाल है जिसमें चैलेंज हो सकता है। क्यों? सबसे पहले देखो लोडेड और लेडन, किसी चीज का बिल्कुल आर्टिकल्स के साथ भरा होना, चीजों के साथ भरा होना, उसको लोडेड भी कहते हैं और लेडन भी कहते हैं। लेडन फॉर्मल है, लोडेड इनफॉर्मल है। इन दोनों के साथ कॉमनली विथ आता है। लोडेड विथ समथिंग होता है, लेडन विथ समथिंग होता है, दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले नो इंप्रूवमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि लोडेड के बाद ऑफ लिखा हुआ था, जो गलत प्रीपोजिशन का यूज था, हमेशा विथ लगता है। यहां लोडेड फ्रॉम लिखा हुआ था, नहीं हो सकता। तो लोडेड विथ भी आंसर है, लेडन विथ भी आंसर है। चैलेंज हो सकता था, प्रेफरेंस किसको मिलेगा? 100% लेडन को मिलेगा, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था लेडन फॉर्मल है। हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, किसी स्पोकन इंग्लिश की क्लास में नहीं बैठे कि हम इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो लोडेड इनफॉर्मल है, कम प्रायोरिटी देंगे उसको, लेडन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हालांकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लोडेड भी सही है, लेडन भी सही है। ठीक है। 251, द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू फास्टन टू स्टिक्स बैम्बू टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ क्रॉस। लिखा हुआ है कि जो पहला स्टेप है ना एक काइट बनाने का, एक पतंग बनाने का, वो ये है कि दो छोटे छोटे बैम्बू के टुकड़ों को एक साथ क्रॉस में रखो, ऐसे करके उन्हें बांधो। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। लिखा है कि द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू फास्टन, ऑप्शन पे आएंगे। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग अ काइट इज टू बी फास्टेंड, गलत है, पैसिव करने का मतलब नहीं था। टू के बाद फास्टन, फास्टन मतलब होता है बांधना, ये तो बिल्कुल ठीक है, टू के बाद बेस फॉर्म होना चाहिए। इन मेकिंग द काइट इज टू फास्टनिंग, टू के बाद बेस फॉर्म होता है, फास्टनिंग नहीं हो सकता। द फर्स्ट स्टेप इन टू मेकिंग अ काइट इज फास्टन, गलत है, क्योंकि फास्टन बेस फॉर्म हो जाएगा V1। इज MR के बाद डायरेक्टली V1 नहीं हो सकता, I am टीच वाली बात है, इनकरेक्ट है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या बोला फिर से बोल रहा हूं, टू के बाद बेस फॉर्म होता है। ठीक है, यहां टू के बाद ING था, नहीं हो सकता। यहां टू बी फास्टन हो जाएगा, ये पैसिव हो जाएगा कि जो पहला स्टेप है काइट को बनाने का, वो काइट को बांध दिया जाए बैम्बू से, नहीं नहीं, वो इनकरेक्ट मीनिंग देगा। इसका मतलब ए गलत है। ठीक है, बी बता दिया गलत है। सी में इज के बाद फास्टन लिखा होता, फास्टन बेस फॉर्म होता है। इज MR के बाद बेस फॉर्म नहीं आ सकता, I am टीच नहीं होता, तो सी भी गलत है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है। Nobody was interested in the fish who Gopal had catch from the river. क्या क्या मिस्टेक है पहले ये ढूंढ लेते हैं। लिखा है कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उस मछली में, कौन सी मछली में? जिसे गोपाल ने पकड़ा था। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगेगा? हुज लिख रहा हूं मैं भी, क्या हो जाएगा? विच, सॉरी, हाँ, क्या लगेगा? विच, जिसे गोपाल ने पकड़ा था, विच गोपाल हैड कैच। यार हैज हैव हैड के बाद तो V3 लगता है, तो कैच का V3 क्या हो जाएगा भाई? कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? V3 कॉट हो जाएगा। तो ये दो एरर हमें यहां मिल रहा है। आइए ऑप्शन पे, विच गोपाल हैड कैच, कैच नहीं कॉट चाहिए, नो इंप्रूवमेंट गलत है। हु गोपाल हैड कॉट, हु क्यों लगेगा? हम इंसानों की बात तो नहीं कर रहे, हम मछली की बात कर रहे हैं। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। 253, यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी ओनली देन इफ यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व इन एडवांस। लिखा हुआ है कि आप एक कंफर्टेबल जर्नी कर सकते हो उसके बाद ही आपको जो आपकी जो सीट है वो रिजर्व्ड हो एडवांस में, उसके बाद ही नहीं। आप यहां पे कंडीशन लगाना चाह रहे थे, इफ होना चाहिए था कि आप तभी कंफर्टेबली जर्नी कर सकते हो। यू कैन हैव अ कंफर्टेबल जर्नी इफ यू आर गेटिंग योर सीट्स रिजर्व्ड इन एडवांस। अगर आपका जो सीट है वो एडवांस में रिजर्व्ड है तभी आप कंफर्टेबल जर्नी कर पाओगे। ये सेंस था इसका, कंडीशनल का सेंटेंस था, इफ का सेंस था। आइए जरा देखते हैं, ओनली देन
नो इंप्रूवमेंट, ओनली व्हेन, ओनली इफ। आंसर कौन सा होगा? कंडीशनल वाला, ऑप्शन नंबर डी, ओनली इफ योर सीट्स। 254, 80 girls sat there at 4 long tables doing their homework by candlelight। लिखा हुआ है कि 80 लड़कियां जो हैं वो 4 लंबे टेबल्स पे बैठी हैं, अपना अपना होमवर्क कर रही हैं कैंडल लाइट पे। ठीक है, मतलब कैंडल लाइट की मदद से, डूइंग देयर होमवर्क बाय कैंडल लाइट। आ जाइए ऑप्शन देखते हैं। 80 girls sat there at 4 long tables to have done their homework with candlelight। with का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट के लिए किया जाता है, बताया है मैंने पहले आपको। इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो अपना होमवर्क कैंडल लाइट की मदद से कर रहे हैं, मतलब कैंडल लाइट कोई कलम है जिसको पकड़ पकड़ के वो लिख रही हैं, ये तो सेंस ही नहीं बनेगा। नो इंप्रूवमेंट देख लेते हैं। टू डूइंग, टू के बाद भैया बेस फॉर्म लगता है, डूइंग कैसे होगा? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। डूइंग इट्स होमवर्क, ये इट्स का एंटीसीडेंट कौन है? गर्ल्स। तो जब हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो ये तो प्लूरल है, और गर्ल्स निर्जीव कब से हो गए कि उनके लिए इट यूज करने लगे? हम लोग नॉन लिविंग है क्या वो? नहीं, गर्ल्स के बारे में बात करेंगे, ये प्लूरल है तो हम दे लगाएंगे और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर बनेगा। इसका मतलब ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। 254, 255 पर आएंगे। आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, डालो नोट और लिखो टेक प्राइड इन समथिंग, विच मीन्स किसी चीज पे गर्व करने को ना टेक प्राइड इन समथिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखा होता है? आई टेक प्राइड टू सर्व माई कंट्री, टू बी सर्विंग माई कंट्री, नो इंप्रूवमेंट, टू हैव सर्व्ड, इन सर्विंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आई टेक प्राइड इन सर्विंग माई कंट्री। 256, टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक डाउन द कॉरिडोर, देन यू केम टू द मेन स्टेयरकेस। लिखा है कि आप मुड़ जाओ लाइब्रेरी डोर से लेफ्ट और कॉरिडोर पर चलकर जाओ और फिर आप आ गए स्टेयरकेस में। ये तो प्रेजेंट होना चाहिए था, क्योंकि ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, फॉर एग्जांपल आप जब कहते हो क्लोज द डोर, तो इसे माना जाता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें यू क्लोज द डोर का सेंस होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें किसी को कोई आदेश दिया जाए, रिक्वेस्ट दिया जाए, सलाह दी जाए। इसका स्ट्रक्चर होता है पहले ये वर्ब से स्टार्ट होगा। तो यहां लिखा हुआ है क्लोज द डोर, वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब ये है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए था। तो लिखा हुआ है टर्न लेफ्ट आउटसाइड द लाइब्रेरी डोर एंड वॉक टुवर्ड द कॉरिडोर, देन यू केम, केम नहीं होगा भाई साहब। अंटिल यू कम टू, व्हेन यू आर कम टू, देखो फिर से आर के बाद बेस फॉर्म है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अंटिल यू विल कम टू, अंटिल के बाद कभी विल नहीं लगता, पढ़ा होगा आपने, अंटिल अनलेस, मैंने ही पढ़ाया है आपको शायद एरर वाले वीडियो में, कि अगर कहीं पर अंटिल हो जाए, व्हेन हो जाए, एज सुन एज, इन केस, इफ, आफ्टर, बिफोर, इन सब के साथ विल नहीं लगता, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एक ही बच रहा है आंसर, अंटिल यू कम टू द मेन स्टेयरकेस। 257, हिज टोन वॉज नाइदर ऑफ एंगर नॉर सॉरो। थियरी ऑफ पैरेललिज्म क्या कहता है भाई? कि अगर आपने यहां पे ऑफ एंगर लिखा है तो यहां ऑफ सॉरो लिखना पड़ेगा। हम यहां से ऑफ कॉमन निकाल सकते थे, हम ये कर सकते थे कि टोन वॉज ऑफ नाइदर एंगर नॉट सॉरो, पर ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि आप जब भी नाइदर नॉर को जोड़ोगे तो ये दोनों सेम तरीके से जुड़ेंगे। थियरी ऑफ पैरेललिज्म बोलता है ये दोनों सेम होना चाहिए, तो ऑफ एंगर होगा तो इधर भी ऑफ सॉरो होगा, राइट? आ जाओ तो, और सॉरो, नॉर नाइदर के साथ नॉर लगता है, नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉर ऑफ सॉरो। I reached at London only this morning. नोट डालो और लिखो reached somewhere। कहीं पे भी पहुंचने को डायरेक्टली उस जहां पे आप पहुंचे उस जगह का नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I reached Delhi, he reached Dubai, वो पहुंच गया वहां पर, तो reached somewhere होता है। तो I reached at London क्यों बोलेंगे भाई? गलत है। I reach लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, जब आप दिस मॉर्निंग की बात कर रहे हो कि आज ही सुबह पहुंचे हैं, इसका मतलब यह है कि यह घटना तो पास्ट हो गई, तो फिर यहां पे रीच कैसे करेंगे? इसका मतलब मैं हमेशा पहुंचता हूं, आज सुबह मैं लंदन हमेशा पहुंचता हूं, कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। आई एम रीचिंग लंदन ओनली दिस मॉर्निंग, मैं आज के ही सुबह लंदन पहुंच रहा हूं, गलत है। अगर सुबह पहुंच गया तो फिर एम रीचिंग क्यों बोल रहे हैं? पास्ट बोलो ना, क्या हो जाएगा? आई रीच्ड। 259, reading has the capacity
टू मेक अ मैन वाइज बट रीडिंग ऑफ ओनली टेक्स्ट बुक्स इज लाइक लिविंग इन अ रूम ऑफ आवर सेम हाइट। लिखा हुआ है कि रीडिंग में एक कैपेसिटी है कि वो किसी भी इंसान को समझदार बना सकती है, लेकिन अगर आप केवल पढ़ाई की किताबें पढ़ेंगे तो इसका ये ऐसे है जैसे कि आप उसी घर में रह रहे हैं जिसकी हाइट उतनी जितनी आपकी हाइट है, मतलब आप ऊंचा नहीं सोच पाएंगे, आप ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। तो लिखा हुआ है कि रीडिंग हैज द कैपेसिटी टू मेक अ मैन वाइज। अब कह रहा है कि इसके मीनिंग का गला घोटे बिना अगर हम इसको रिप्लेस करते तो हम किससे करते। लिखा है कि रीडिंग शैल मेक, रीडिंग के साथ शैल क्यों आएगा भाई, विल लगेगा ना, आई और वी तो है नहीं। रीडिंग मेक, देखो रीडिंग यहां पे सब्जेक्ट है, आईएनजी क्यों लगा, क्योंकि ये जीरेंड है, राइट। और ऑब्वियसली ये सिंगुलर है क्योंकि आप एक हैबिट की बात कर रहे हो, पढ़ाई की एक हैबिट की बात कर रहे हो। तो अगर ये सिंगुलर है तो मेक कैसे लगेगा, या तो V1 होता है, या तो प्लूरल होता है। हमें V5 चाहिए जिसका मतलब हमें मेक्स चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता, मेक्स होगा। शुड मेक, रीडिंग शुड मेक करना चाहिए, इसकी ड्यूटी है क्या, ऑप्शन नंबर सी होगा। ये तो फैक्ट है कि रीडिंग किसी भी व्यक्ति को समझदार बनाती है, तो रीडिंग मेक्स अ मैन वाइज होगा, जनरल ट्रूथ है। 260 A lot of people are seen gathering, discussing and negotiating in front of our stall in the town. बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो जमा हुए, ठीक है, डिस्कस किया, नेगोशिएट किया हमारे स्टॉल के सामने टाउन में। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्कसिंग और नेगोशिएटिंग का गला घोटे बिना अगर आपको कोई वर्ड से रिप्लेस करना हुआ तो आप किससे रिप्लेस करोगे, बार्गेनिंग से रिप्लेस करोगे, कलेक्टिंग से करोगे, जॉसलिंग से करोगे, डीलिंग से करोगे। जॉसलिंग का मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की, है ना, ऐसे फिजिकल जो थोड़ा बहुत हो जाए ना उसको जॉसलिंग कहा जाता है, ठीक है। क्या यहां पे धक्का मुक्की की बात हुई थी, नहीं, यहां नेगोशिएटिंग की बात हुई थी कि बहुत सारे लोग हैं जो जमा होते हैं, नेगोशिएट करते हैं। तो नेगोशिएट करने को तो बार्गेन करना कहते हैं। मैंने आपको बोला कि 100 रुपए में दूंगा, आपने बोला कि नहीं सर 80 कर दो, मैंने बोला 95, आपने बोला 85, चलो 90 पे डील करते हैं, ये तो बार्गेन ही कहलाता है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 261 द कैप्टन disdained the roaring impatience and mutinous disposition of his crews। देखो disdain का मतलब होता है टू ट्रीट विथ डिसरिस्पेक्ट, किसी चीज को ना बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट, क्या लिख रहा हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, किसी चीज को ना बिल्कुल बेइज्जती के साथ नकार देना, उसको डिसडेन कहते हैं। जैसे आपने कुछ कहा तो मैंने कहा कि अरे यार ये दिन आ गया, अब आपसे सीखना पड़ेगा मुझे, तो मैंने आपके प्रपोजल को ना डिसडेन किया है, डिसरिस्पेक्ट के साथ रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ था कि जो कैप्टन था उसने डिसडेन किया, बिल्कुल रिजेक्ट किया। जो रोरिंग इंपेशेंस है, मतलब जो उसके क्रू के लोग थे ना वो बिल्कुल ही इंपेशेंट हो रहे थे, और जो म्यूटिनस डिस्पोजिशन था उसका, मतलब जो लोग विद्रोह करने पर उतर आए थे अपने क्रूज के, उसने उसे बोला कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ठीक है, बिल्कुल डिसडेन तरीके से उसने उसे रिजेक्ट किया। तो आपको बोला जा रहा है क्या इसके लिए वर्ड आएगा, डिसडेन का के लिए क्या वर्ड आएगा, ट्रीटेड विद स्कॉर्न, मतलब उसने बिल्कुल नफरत के साथ इसको मतलब इग्नोर कर दिया, ये तो हो सकता है आंसर। कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसने सवाल उठाए, डिसडेन का मीनिंग जस्टिफाई नहीं कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट वाली बात को डिसडेन कहते हैं। गेव ड्यू इंपॉर्टेंस, उसने वैल्यू किया उसकी बात को, ये तो मीनिंग बदल देगा। रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी, उसने उसके यहां पे बंधक था, उसने बंधक से छोड़ दिया इंपेशेंस को। इंपेशेंस को बंधक कैसे बनाओगे, आंसर तो एक ही है कि उसने ट्रीट किया बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट के साथ, कौन मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, उसने बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट के साथ उसको ट्रीट किया। द वॉल्स ऑफ द टेम्पल केव्ड आउट ड्यू टू वीक कंस्ट्रक्शन, केव आउट नहीं होता, केव इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू कोलैप्स। किसी चीज का टूट जाना, किसी चीज का मतलब डैमेज हो जाना ना, उसको केव इन कहा जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर की जो दीवारें थी ना वो केव इन हो गई खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से। केव इन का मतलब क्या है कि वो कोलैप्स कर गई खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 263 पर आएंगे। द हेडिंग ऑफ आवर न्यूज़पेपर शाउट एट द रीडर्स टू स्टे इनसाइड देयर होम्स। लिखा हुआ है कि जो हमारे हेडिंग था ना न्यूज़पेपर का, वो रीडर्स को चीख चीख कर कह रहा था कि अपने घरों के भीतर रहो। द हेडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर्स had shouted at the reader, no improvement, will shout at the reader, shouted at the readers। देखो यहां पे क्या हो सकता है, ये बात को बहुत आराम से बहुत इत्मीनान से समझना है। क्या लिखा हुआ, द हेडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर had shouted, हम लोग had कहां लगाते हैं,
जहां पे हम पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करते हैं, जिसका मतलब है दो घटनाएं हुई पास्ट की, उसमें से एक घटना पहले, दूसरी उससे भी पहले। क्या यहां पे दो घटनाओं का जिक्र किया गया था? नहीं। द हेडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर, अच्छा ऑफ प्रेपोजिशन है, न्यूज़पेपर उसका ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट कौन बनेगा? हेडिंग बनेगा। अच्छा हेडिंग कह रहे हैं, हेडिंग्स नहीं, इसका मतलब ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है, हम इसको प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हैं, फिर तो शाउट्स बोलना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता। द हेडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर विल शाउट एट द रीडर टू स्टे इनसाइड, क्या एक ही है पढ़ने वाला व्यक्ति? नहीं, पढ़ने वाले व्यक्ति तो बहुत है, तो फिर रीडर क्यों बोल रहे हो? रीडर्स बोलो, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, शाउटेड एट द रीडर्स, ये आंसर हो सकता है। 264, एक्सट्रीम सैडनेस एंड पिटीफुल क्राइज ऑफ द पीपल फिल्ड द होल एटमॉस्फेयर, बहुत ही ज्यादा दुख और बहुत ही दुख से भरी चीखें, पिटीफुल का मतलब होता है फुल ऑफ पेन, ठीक है। सो क्या बोला जा रहा है यहां पे कि जो दुख से भरी चीखें हैं ना, उसने पूरे माहौल को, पूरे एटमॉस्फेयर को भर दिया था। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये पिटीफुल क्राइज जो है, इसका बिना इसका मतलब चेंज किए आप इसमें देखो कि क्या मीनिंग हो सकता है और क्या वर्ड लगा सकते हैं। तो लिखा है द इफेक्टिंग क्राइज, ऐसे क्राइज जो बहुत इफेक्टिव थे, कोई सेंस नहीं है। कंटिन्यूअस क्राइज जो लगातार चल रहे थे, हमारा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, हमारा मीनिंग है पिटीफुल क्राइज से। द लाउड क्राइज जो बहुत तेज आवाज थी, एक ही हो सकता है। द हार्ट रेंडिंग क्राइज, ऐसे किस्म की चीखें जो आपका दिल पिघला दे बिल्कुल, और दिल आपका सहम जाए, उसको हार्ट रेंडिंग क्राइज कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 265 पर आएंगे। धीरू भाई अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द प्रेजेंट जनरेशन, धीरू भाई जो अभी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है प्रेजेंट जनरेशन के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही गरीबी से स्टार्ट की थी। स्टार्टेड लाइफ वेरी पुअर एंड देन लेटर इन लाइफ बिकेम वेरी रिच, जिन्होंने अपनी जिंदगी बहुत ही गरीबी से स्टार्ट की थी और आगे चलकर बहुत अमीर बने। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से चार इडियम है, चारों इडियम में से कौन सा उसका मीनिंग क्लियर करता है? फेल्ट द पिंच, गॉट इट ऑफ हिज चेस्ट, ड्रैग्ड हिज फीट, या वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। आंसर है वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। आ जाओ, चार नए इडियम थे तो मैंने सबको अलग स्लाइड में बना के लिख दिया आपके लिए। फील द पिंच या फेल्ट द पिंच का मतलब होता है पैसे की मुसीबत होना, पैसों की तंगी होना, उसको बोलते हैं फेल्ट द पिंच। गेट इट ऑफ द चेस्ट का मतलब होता है आपने कोई गलती की जो आपको परेशान कर रही है, कोई क्राइम किया जो आपको परेशान कर रही है, उसको किसी के सामने कन्फेस करना। कहता ना एक बोझ मेरी छाती से उतर गया, वही है गॉट इट ऑफ हिज चेस्ट। ड्रैग्ड हिज फीट का मतलब होता है किसी चीज में रिलक्टेंट होना। सोचो मैं आपको कहीं खींच के लेके जा रहा हूं और आप अपना पैर ड्रैग कर रहे हो, इसका मतलब ये आपको जाने का मन नहीं है, आप टाल मटोल कर रहे हो, उसको ड्रैग्ड हिज फीट कहा जाता है। वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है गरीबी से अमीर की तरफ जाना। आपने बहुत बार सुना होगा ये रैग्स टू रिचेस स्टोरी बहुत फेमस होते हैं, जिसका मतलब है गरीबी से अमीर की तरफ जाने वाली स्टोरीज बड़ी फेमस होती है। तो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे। 266, द रिपोर्ट क्लेम्ड दैट अ कंसेंसस वाज ग्रोइंग अगेंस्ट द एब्सोल्यूट अथॉरिटी इन द कंट्री। रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि एक कंसेंसस ग्रो कर रहा था। कंसेंसस क्या होता है? जब बहुत सारे लोग एक चीज से तवज्जो रखते हैं, एक चीज से अग्री करते हैं, उनको कंसेंसस कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम सहमति कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में अग्रीमेंट कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा? सिस्टमेटिकली कलेक्टेड लॉज, ऐसे कानून जिनको कलेक्ट किया गया ना, कानून की बात नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये तो उल्टा हो जाएगा, जब ओपिनियन का डिफरेंस नहीं, ओपिनियन का अग्रीमेंट होता है तो इसे हम कंसेंसस कहते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जनरली एक्सेप्टेड अग्रीमेंट। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 267, इंडिया वेंट फॉरवर्ड ऑल ऑड्स एंड वॉन द मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। जितने भी ऑड्स थे, मतलब जितनी भी मुसीबतें थी, भारत उनके साथ आगे गया और मैच जीता वेस्ट इंडीज से। भारत उनके साथ नहीं, उनके खिलाफ आगे गया, तो उसको वेंट अगेंस्ट कहा जाता है। आपने सुना होगा वेंट अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जिसका मतलब होता है टू फाइट ऑल डिफिकल्टीज, सारी मुसीबतों से लड़ाई करी। आंसर कौन सा होगा? वेंट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। 268 पर आएंगे। लास्ट समर आई वेंट टू माई विलेज द प्लेस ऑफ माई बर्थ टू स्पेंड अ शॉर्ट हॉलीडे। पिछले समर में मैं अपने गांव गया था जहां मैं पैदा हुआ था, ताकि मैं अपना हॉलीडेज वहां पे बिता सकूं। तो लिखा हुआ है लास्ट समर आई वेंट टू माई विलेज द प्लेस ऑफ माई बर्थ। अब उस बोला जा रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे ओरिजिनल विलेज कहते हैं। तो डुप्लीकेट विलेज कौन सा होगा? उसे नेटिव विलेज कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। नेटिव का मतलब होता है जहां पे कोई भी व्यक्ति पैदा हुआ हो।
ये हो सकता है। इंडिजिनस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे लोकली तैयार की गई हो। आपने मेक इन इंडिया सुना होगा, मेक इन इंडिया चीजें इंडिजिनस चीजें होती हैं जिसका इजाद यहीं किया जाए। ये तो विलेज के सेंस में था नहीं, लोकल विलेज नहीं, नेटिव विलेज हमारा आंसर होगा। 269 देयर आर न्यूमरस एनेक्डोट्स अबाउट फेमस पर्सनालिटीज दैट एग्जिस्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। लिखा हुआ है कि बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं उन पर्सनालिटीज के बारे में जो यहीं पे पैदा हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है एनेक्डोट्स को क्या कहते हैं, मतलब एनेक्डोट्स के लिए अगर हमें कोई एक्सप्लेनेशन लगाना पड़े तो वो क्या होगा। शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ रियल एंड इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, स्टोरीज दैट एक्सप्रेस आइडिया थ्रू सिंबल्स, अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। तो 4 वन वर्ड आए थे, मैंने चारों को अलग करके आपके लिए लिख दिया। सबसे पहले एनेक्डोट्स क्या होता है? शॉर्ट अकाउंट ऑफ रियल एंड इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स, मतलब जब कोई चीज जो आपने अपनी जिंदगी में देखी है, अपने एक्सपीरियंस से आप जब कहानी के फॉर्म में बताते हो, उसको एनेक्डोट्स कहा जाता है। ऐसी स्टोरीज जो आइडियाज और सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस की जाए उसको एलेगरीज कहते हैं। किसी का अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग उसको बोहेमिया कहा जाता है। ऐसी कोई चीज जो हमेशा सच मानी जाए, उसकी प्रूफ की जरूरत ना पड़े, उसको एजम्पशन कहते हैं। ठीक है, एजम्पशन कहना एक्चुअली ठीक नहीं होगा, ठीक है, उसको एक्सियम कहते हैं। ये मेरा टाइपो हो गया है, एजम्पशन नहीं, उसको एक्सियम कहते हैं। ठीक है, जिनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है उसे एक्सियम कहा जाता है, उसको सुधार लेना। राइट, खैर हमारा आंसर था कि एनेक्डोट किसे कहा जाता है, ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल इंसिडेंट्स को एनेक्डोट कहा जाता है। 4 वन वर्ड थे, मैंने चारों आपको बता दिए। 270 Anyone reading these lines will thought that the writer is very sad। लिखा है will thought, will के साथ तो thought नहीं लगेगा, will एक मॉडल है, मॉडल के साथ तो बेस फॉर्म आता है, इसका मतलब यहां पे think हो सकता है। राइट, ऑप्शन पे आते हैं। will have think, देखो will have लिखा तो फिर thought होना चाहिए था, ये गलत है। Anyone with these lines have thinking, have के बाद तो with ही आता है, thinking कैसे आएगा? are think फिर से I am teach नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला, he brought these sweets for you and I, for एक प्रेपोजिशन है तो इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, you ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, एंड I नहीं मी होगा जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? he brought these sweets for I and you, I तो चाहिए ही नहीं, हमें मी चाहिए, यहां भी I लिखा हुआ है, नहीं चाहिए, मी है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 272 The money arrived when I little expected it। लिखा हुआ है कि पैसा तब आया जब मुझे इसके आने की सबसे कम उम्मीद थी। सो आंसर होगा when I least expected it। अब मैंने इसे डायरेक्टली आंसर कैसे कर दिया, क्योंकि ये ना बड़ा फेमस लाइन है और ये बहुत बार यूज किया जाता है। मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला था इसके बारे में कि चीजें आपके साथ तब होती है when you least expected, जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है। ठीक है, तो वहां पे यही चीज बोली जा रही है कि पैसा तब आया जब मुझे सबसे कम उम्मीद थी। सबसे कम मतलब सुपरलेटिव डिग्री। कैसे चलता है फॉर्म? लिटिल पॉजिटिव है, लेस कॉम्परेटिव है, लीस्ट सुपरलेटिव है। आप क्या बोल रहे थे? मुझे सबसे कम उम्मीद थी, तो आप लिटिल नहीं बोल सकते, आप लेस नहीं बोल सकते, लीस्ट ही बोल सकते हो। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है क्या? 273 पर आएंगे। लिखा है कि इन द इंट्रोडक्टरी सेशन द टीचर आस्क्ड मी टू व्हाट डिस्ट्रिक्ट आई केम फ्रॉम। लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्टरी सेशन में टीचर ने मुझसे पूछा कि मैं किस डिस्ट्रिक्ट से आया हूं। बच्चों वाला सवाल नहीं है ये तो यार बचपन में हम इंट्रोडक्शन देते थे तो टीचर पूछा करते थे विच डिस्ट्रिक्ट हैव यू कम फ्रॉम, तो विच होता है ना, कहां से आए हो, विच लगता है उसमें। आंसर क्या होगा? विच डिस्ट्रिक्ट। 274 I asked 2 people the way to Diana's house। मैंने 2 लोगों से पूछा डियाना का घर किधर है, but no one of them knew it। पर उनमें से किसी को भी नहीं पता था। क्या आपने ये बात पढ़ा है कि जब आप 2 लोगों के बारे में बात करते हो तो वहां पे neither टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। 2 से ज्यादा के बारे में बात करते हो तो नन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपने ये वाली चीज पढ़ी है? तो क्या लिखा है यहां पे? I asked 2 people the way to Diana's house, but whether, but और whether साथ में नहीं, whether either of them knew it, कोई सेंस नहीं है। if none of them knew it, कोई सेंस नहीं है। that no one of them but neither of them। आंसर ऑप्शन नंबर डी। हम 2 लोगों के बारे में बात कर रहे थे, यहां साफ साफ लिखा हुआ था 2 people, तो वहां पे neither लगाइए ना। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ इस वीडियो का।
100 सवाल कर लिए हमने इस वीडियो में। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा था, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चन बहुत एवरेज थे, ठीक है। 275, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द एरिया। लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द एरिया, वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल प्लेसेस। जब आप मोर लिखोगे कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगा, बताना पड़ेगा हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो तो यहां पे नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द एरिया, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस इन द एरिया। देखो इसके मीनिंग में तो हमें चेंज नहीं करना कुछ भी, तो ये तो नहीं हो सकता। आप वन ऑफ द प्लेस बोल रहे हो तो आपको वही रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहां पे ना बहुत सारी जगह है, बहुत सारे प्लेसेस है, ये उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत है, तो सबसे ज्यादा है तो मोस्ट लगाइए ना। मैं क्या कह रहा हूं कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है भाई कि यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसका मतलब सबसे ज्यादा वाला सेंस है, तो सुपरलेटिव होना चाहिए, तो सुपरलेटिव होना चाहिए तो मोस्ट करो आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा और आपको बहुत सारी नई नई चीजें पता चली। ऐसे आगे और भी सेशंस आएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, एक एक करके बनाते जाओ, जहां नोट्स बनाने को कहता हूं वहां बनाते जाओ। साथ ही साथ में मैं उम्मीद करता हूं काफी सारे रूल्स आपके रिवाइज हो गए होंगे, अगर आपने इस क्रोनोलॉजी में वीडियोस देखें कि पहले एरर देखा और फिर इंप्रूवमेंट देख रहे हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।